जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब धन शोधन और इसको रोकना। इसके पहले वाली क्लास तक में हमने जितना आपके मेंस में सिलेबस दिया है हम सब कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी ये इंटरनल सिक्योरिटी क्लास है और आज के साथ ही आपका ये इंटरनल सिक्योरिटी वाला सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हिंदी में धन शोधन कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये शब्द आया है, जैसे मनी तो आप तो जानते हैं पैसा, लॉन्ड्री लॉन्ड्री शब्द आया है रियल वाली लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब होता है धोना। आप जैसे लॉन्ड्री होती है ना, जहाँ धोबी घाट होता है, तो वहां पे क्या होता है, गंदा कपड़ा जाता है और वो धो धा करके उसको फिर साफ कपड़ा के रूप में, मतलब गंदा जाता है साफ आ जाता है, ये लॉन्ड्री चलाती है। उसी तरह जब मनी की लॉन्ड्री हो, मनी को जब धो दे का मतलब है कि वो ब्लैक मनी जाए और धो धा दे और प्रोसेस करने के बाद जब वो आए तो व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता है। ब्लैक मनी कन्वर्ट हो जाए व्हाइट मनी में, तो इसको हम मनी लॉन्ड्री कहते हैं। वो सेम वो कॉन्सेप्ट वही वाला ही है, धोबी वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है कि ब्लैक मनी क्या होती है और व्हाइट मनी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, ब्लैक मनी जिसको हम अवैध धन भी बोलते हैं और व्हाइट मनी जो वैध धन होता है, ठीक है। तो अवैध धन वो होता है जो कि आप गलत कामों से कमाते हैं, या फिर ऐसा धन जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं, ठीक है। जैसे पहला तो है कि अवैध गलत कामों से कमाए, जैसे गलत कामों से कमाए, जैसे मान लीजिए आपने चोरी की, आपने बैंक में डाका डाल दिया, या आपने तस्करी से तस्करी करके पैसा कमाया, या आपने किसी को किडनैप कर लिया, आपने बोला कि 10 लाख रुपए दो तो छोड़ेंगे, फिर उसने डर के मारे 10 लाख रुपए आपको दे दिया, फिर आप उसके कुछ उसको छोड़ दिए, ठीक है। तो वो 10 लाख रुपए जो है वो क्या है, अवैध धन। अवैध धन मतलब कि गलत तरीके से कमाया गया धन, या अवैध धन। दूसरा होता है कि भले ही वो वैध धन हो, लेकिन अगर उसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं, मतलब कि आपने बहुत सारा पैसा अपने घर में रख रखा है, आपने उस पर टैक्स भी नहीं दिया है, ठीक है। तो जब आप कमाए हुए धन पे टैक्स नहीं जमा करते तो वो भी अवैध हो जाता है टैक्स, क्योंकि देखिए ये एक मतलब कि परंपरा में आधारित है कि आपके कमाए हुए पैसे पर भी राजा का अधिकार रहता है। तो ये परंपरा चली आ रही है और आज की राजा राजा सरकार है, तो आपके खुद के कमाए हुए पैसे पे भी राजा मतलब सरकार का अधिकार होता है। सरकार जितना समय समय पर जो उसकी इच्छा होती है उस हिसाब से वो टैक्स लगाती है किसी के नाम पे, ठीक है ना। तो आपको ब्लैक मनी समझ में आ गया। और व्हाइट मनी वो मनी होती है जिस मनी पर आपने पहला तो वैध तरीके से कमाया गया धन, आप बिजनेस करके कमाए हैं, मेहनत करके कमाए हैं, ठीक है। और उस पर आपने सरकार को टैक्स दिया है, जितनी भी लिमिट लगाती है कि सरकार बोली कि ठीक है 15 लाख से नीचे वालों को हम नहीं लेंगे, 15 लाख सालाना ऊपर जो कमाता है तो हम उससे इतने परसेंट ले, मतलब वो रेट स्केल वो सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है ना। लेकिन आपने उस पैसे पर सरकार को टैक्स दिया है तो वो फिर वैध मनी बन जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये धन शोधन समझ में आ गया होगा। और अब क्या ना, अब देखो धन शोधन ये क्यों आपके सिलेबस में डाला गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, धन शोधन करने से बहुत सारे नुकसान है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि जैसे देखिए, धन शोधन करने से सबसे पहले तो अपराध बढ़ता है। भाई आप गलत तरीके से कमाओगे, अपराध। फिर क्या होता है, जब आप सरकार को टैक्स नहीं देते तो सरकार को राजस्व का घाटा होता है, राजस्व उसको नहीं, जब उसको राजस्व नहीं मिल पाएगा तो वो फिर अपनी सरकार कैसे चलाएगी, विकास कार्यक्रम कैसे चलाएगी, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको रोकना यहाँ पे लिखा, धन शोधन नहीं, धन शोधन के साथ उसको रोकना भी, ये दोनों दोनों पॉइंट आपके सिलेबस में है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस ये धन शोधन और इसे रोकना हम ये किस किस टॉपिक सब टॉपिक्स के तहत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भाई देख लेंगे धन शोधन का अर्थ क्या है, ठीक है। फिर हम देख लेंगे धन शोधन की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया का मतलब होता है कि और अगला है भारत में धन शोधन के स्वरूप और प्रचलित तकनीक। तो देखिए, प्रक्रिया और तकनीक को लेकर कंफ्यूज नहीं होता। देखिए, प्रक्रिया कहती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको भारत से अमेरिका जाना है, तो भारत मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का जो रास्ता हो, जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना, ये प्रक्रिया कहलाता है। और आप जिस रास्ते से जाते, चाहे आप पानी के रास्ते जाए, हवाई जहाज के रास्ते जाए, जमीन के रास्ते जाए, ये तकनीक कहलाता है। मतलब कि ब्लैक मनी को व्हाइट करना ये प्रक्रिया है। लेकिन किस, अभी मैं आपको तकनीक बताऊंगा, 7 8 तकनीक होती है, प्रक्रिया होती है, किस तरीके का मतलब कौन सा रूट अपना करके आप उसको व्हाइट करते हैं, वो तकनीक कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग के दुष्परिणाम। अब दुष्परिणाम तो होगा ही, तभी तो अब पढ़ना पड़ रहा है, नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर अब दुष्परिणाम है तो सरकार ने रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास किए होंगे। अब ये देखिए, सरकार ने प्रयास किया लेकिन प्रयास अभी उतने प्रभावी नहीं है कि आप इसको रोक पाए, तभी तो आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको नियंत्रण करने में कुछ बाधाएं हैं। तो इन सब टॉपिक्स के तहत हम पढ़ेंगे, अर्थ जानेंगे, प्रक्रिया जानेंगे, तकनीक जानेंगे, दुष्परिणाम, प्रयास, और प्रयास के बाद भी अभी बाधा आ रही है, तभी अभी मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है, ठीक है।
तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध तरीका है, वैध नहीं अवैध तरीका है, गलत काम से कमाया है। अवैध तरीके से प्राप्त काला धन को वैध धन के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिसे आर्थिक लेन देन के जटिल चक्र में डाल करके उसे वैध बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ कीवर्ड है, जैसे अवैध तरीका है, काला धन को आपको वैध बनाना है, मतलब सफेद धन में परिवर्तित करना है, और यहाँ पे लिखा है आर्थिक लेन देन की जटिल चक्र में डालकर। अब यहाँ पे ना आर्थिक लेन देन का जटिल चक्र शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अगर आप जटिल चक्र में नहीं डालेंगे तो वो सरकार के नजर में आ जाएगा। लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था को उसको जटिल चक्र में डाल देंगे तो वो फिर सरकार के, अब जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ए व्यक्ति ने अवैध धन कमाया, किसी भी अवैध तरीके से उसके पास 1 लाख रुपए आए। अब वो 1 लाख रुपए को वाइट करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये एक किसी किसी कोई तरीका अपनाएगा तो वो कुछ भी करेगा, एक दो लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे और वो अपने तरीके से वो अपना ब्लैक मनी को वाइट कर लेगा। तो अब ये बताइए इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और कोई एक कृत्य, कोई एक काम दो तीन लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक मतलब कि सरकार की पहुंच से दूर है, सरकार इसको बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। अब पूरी अर्थव्यवस्था में सरकार की एक लिमिट होती है कि वो एक बेसिक इनकम होता है कि इतने तक का टैक्स, मतलब एक लिमिट होती है कि सरकार कहाँ तक अर्थव्यवस्था को मतलब कि पकड़ पाती है, अगर कोई आर्थिक अपराध कर रहा है तो पकड़ पाती है। तो वही बोल रहा है कि आर्थिक लेन देन की इतनी बड़ी प्रक्रिया हो जाती है, वो एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है सरकार के लिए, ठीक है ना। तो ये जटिल आर्थिक लेन देन में डाल करके उसको वैध बना लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं देखूं, अगला देख लेते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब मैंने आपको बताया कि काला को सफेद करने, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना। तो देखिए इसके ना इस प्रक्रिया के 3 स्टेप होते हैं। एक कहलाता है पीएलआई, ठीक है, इसको प्रक्रिया पीएलआई। पी मतलब होता है प्लेसमेंट, एल मतलब होता है लेयरिंग, और आई मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये प्रक्रिया का फॉर्मूला है। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये लिखा है कि इसके अंतर्गत अवैध धन को उसके स्रोत से दूर किया जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में डाका डाला, 10 करोड़ रुपए बैंक से आपने उड़ा दिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्रोत क्या है, बैंक था, ठीक है। तो आप सबसे पहले अब उस बैंक से अपना जो भी डाका का पैसा है वो उस सोर्स से दूर करते हैं, ठीक है। आपने उसको ले आया अपने घर, अब आप नहीं बोलूंगा, ए बोल देता हूँ, या आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैं मतलब टारगेट नहीं कर रहा किसी को। तो वो क्या है, उस सोर्स से आपने पहले उसको दूर किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत स्रोत से दूर किया गया अवैध धन को आर्थिक लेन देन की जटिल प्रक्रिया में डाल देते हैं। इसका मतलब है कि जो डाका के द्वारा पैसा लाया गया, अपने घर में रखा गया, फिर आप उस पैसे को उठा करके इकोनॉमिक्स में डाल दे, अर्थव्यवस्था में डाल देते हैं, मतलब कि बाजार में एक तरह से लगा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन क्या होता है कि बाजार में लगाने, इसके अंतर्गत आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया में डाले गए धन को वैध रूप में अर्थव्यवस्था में शामिल करें। अब जब स्वाभाविक सी बात है, आपने 10 करोड़ रुपए मान लीजिए बैंक में डाका डाल के ले आए, अपने घर में रखे, तो आप जब उसको अर्थव्यवस्था में डालेंगे तो कोई ना कोई एक वैध रूप होगा, उस रूप से डालेंगे। भले ही सरकार के कोई नियम है तो उसका लूप होल ढूंढ करके आप उसमें डाल दे पैसे, तो कोई भी तरीका हो सकता है, हालांकि मैं तकनीक आपको बताऊंगा। तो ये 3 प्रक्रिया होती है, एक प्लेसमेंट कहलाता है, एक लेयरिंग कहलाता है, और एक इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या करना है, पहले जो धन आपने कमाया उसके स्रोत से दूर करिए। लेयरिंग में क्या करना, उस अवैध धन को आप आर्थिक जटिल लेन देन प्रक्रिया में डाल दे। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आप प्रक्रिया में डाले गए धन को वैध रूप में वो अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये थी प्रक्रिया। अब चलिए देखते हैं भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के स्वरूप क्या है। कि भाई अब आप कहें कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ी समस्या है, तो भैया कैसी समस्या, कौन बताया आपको कि समस्या है क्या है, तो उसके बारे में देखिए। तो देखिए विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग की कुल रकम विश्व की जीडीपी की 2.5% है। मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग केवल भारत की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। मनी लॉन्ड्रिंग बड़े देशों में और ज्यादा तरीके से होती है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि पूरे विश्व में अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो जितनी विश्व की पूरी टोटल जीडीपी उसकी 5% मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, ठीक है। ये आईएमएफ का डेटा है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। उसके बाद बोलता है कि भारत में, ये तो विश्व का होगा, अगर भारत में बात करें तो $600 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, जो कि भारत की जीडीपी का 4% है। मतलब कि जितनी विश्व में होती है एवरेज, उससे भी ज्यादा भारत में मनी लॉन्ड्रिंग होती है एवरेज के मामले में, ठीक है। अगर जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो कुछ हमारे हैं सम्मानीय व्यक्ति आप बोल सकते हैं, जैसे विजय माल्या, या अवैध धन कमा के फिर भाग गए। नीरव मोदी है, 10,000 करोड़ का चूना लगा दिया सरकार को। तो ये जैसे जो महान प्राणी हैं, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कि मनी लॉन्ड्रिंग
के चक्कर के कारण देश को नुकसान करके चले गए, राष्ट्रद्रोह टाइप का उन्होंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में अगर काला धन की बात करें आईएमएफ के अनुसार, तो वो बोलता है कि अब देखिए ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि काले धन को हमने सफेद कर लिया। लेकिन अगर ये सिर्फ काले धन की बात करें तो आईएमएफ तो ये बोलता है कि भारत की जीडीपी का कुल 50% तो काला धन है। मतलब कि बहुत सारा पैसा जो सफेद काला था, कुछ तो मतलब सफेद कर लिए, कुछ तो सफेद हुआ ही नहीं। लोगों के अंदर लोगों ने कहीं ना कहीं उसको छुपा रखा है, ठीक है। और सीबीआई कहती है कि लगभग 25 लाख करोड़ रुपए काला धन के रूप में भारत में है। तो ये था स्वरूप, ये थे आंकड़े जो मैंने आपको समझा, ठीक है। अब चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रचलित तकनीक। तकनीक का मतलब है कि आपको काले धन को सफेद करना है तो आप किस तरह करेंगे, ये प्रोसेस बताएगा। प्रोसेस मतलब एक तरह से मेथड, मेथड बताएगा। ये इतने मेथड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तरीके हैं जो कि प्रचलित हैं, 7 प्रमुख तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने काले धन को सफेद कर सकते हैं। भाई लोगों, मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ना करने चल देना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने काले धन को सफेद कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहला है ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग। आप एक ट्रस्ट खोलिए, मैं भी आप सबको डिटेल बताऊंगा पर ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। तो ट्रस्ट के माध्यम से आप मनी लॉन्ड्रिंग कर लीजिए, या फिर एक सेल फर्जी कंपनियां होती हैं जो रियल में कंपनी नहीं होती, कागज में होती हैं, ऐसी कंपनियां सेल कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। कंपनी की खरीद बिक्री से आप मनी लॉन्ड्रिंग कर, या हवाला क्या होता है, हवाला मैं आपको बताऊंगा। हवाला या राउंड ट्रिपिंग, ये दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो हवाला और राउंड ट्रिपिंग के द्वारा आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, या बैक टू बैक लोन लेकर के आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। या कसिनो, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, कसिनो या घुड़दौड़, उसके द्वारा आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। और स्मार्टिंग एक प्रोसेस होती है, स्मार्टिंग मैं बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग की। स्मार्टिंग एक प्रोसेस होती है, ये इसके द्वारा आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। और उसके बाद है थर्ड पार्टी चेक, ये किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से आप चेक काट करके भी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये 7 तरीके हैं जो कि प्रचलित है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो चलिए अब एक एक करके डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो पहला है ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग। अब ट्रस्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा आसान होता है। ये क्या करता है, देखिए, ये फर्जी दानदारों से छोटे छोटे रकम प्राप्त करके मनी लॉन्ड्रिंग करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि किसी ए व्यक्ति के पास, मान लीजिए कि अब अपन छोटा अमाउंट ले लेते हैं ताकि आपको समझ, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है, इसके पास 1 लाख रुपए काला धन है, ठीक है। काला धन 1 लाख रुपए है इसके पास, ठीक है। अब ये ए वाला व्यक्ति क्या करेगा, ये कोई एक ट्रस्ट बना लेगा। मान लीजिए कि उसने कोई एक ट्रस्ट बना लिया, मान लीजिए कि उसने एक्स नाम का एक ट्रस्ट बना लिया, एक्स नाम का इसने एक ट्रस्ट बना लिया, ठीक है, बना लिया, ठीक है। तो ए व्यक्ति के पास क्या था कि 1 लाख रुपए काला धन था। उसने क्या किया कि एक एक्स नाम का कोई ट्रस्ट बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा इस ट्रस्ट में, अब ये क्या करेगा इस ट्रस्ट में छोटे छोटे टुकड़े, अब जैसे 1 लाख बोला तो सर अब मैं बोलूंगा 1 करोड़ बोल दूंगा, तो एक एक लाख मतलब छोटे छोटे टुकड़े में, ये छोटे छोटे टुकड़े में, आपका छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे करके इस ट्रस्ट में दान के रूप में डालता जाएगा पैसा, ट्रस्ट में दान के रूप में, दान के रूप में निवेश करता जाएगा, ठीक है, दान के रूप में जमा करता जाएगा, ठीक है। अब जब ये दान के रूप में धीरे धीरे करेगा तो कुछ समय बाद इसका जो काला धन है वो पूरी तरह सफेद बन जाएगा, पूरी तरह काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है ट्रस्ट। ट्रस्ट के द्वारा अब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि काला धन में जैसे ट्रस्ट है, अब जैसे ट्रस्ट में इनकम टैक्स वाले आएंगे, बोलेंगे कि भैया आपके पास, मान लीजिए कि इसने 1 करोड़ को काला कर लिया, काला धन से सफेद कर लिया। अब ट्रस्ट वाले पूछेगा कि भैया आपके पास 1 करोड़ कहाँ से, ट्रस्ट वाला बोल देगा कि सर हमको ये सब दान मिला है। फिर बोलेंगे कौन दान दिया, तो कह दो कि भैया दान का रिकॉर्ड ही नहीं होता है, दान देने वाले दे जाते हैं, वो दान पेटी रखी थी सब डाल के चले जाते हैं, कितना भी आ गया दान पेटी में निकल आया वो, तो ये इस तरह करके वजह से, तो ये ट्रस्ट के माध्यम से हो जाता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। तो पहले ये तकनीक थी, पहली पहली तकनीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी होती है सेल कंपनी। सेल कंपनी मैंने आपको बता दिया, सेल कंपनी वो होती है जो फर्जी कंपनियां होती, फर्जी मतलब कि वो कंपनी होती ही नहीं है, सिर्फ कागजों में बना देते कि एक फलाना टाइप की कोई कंपनी है, ठीक है, जिसको काल्पनिक या कागजी कंपनी के खरीद बिक्री के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये काल्पनिक कंपनी का निर्माण, जैसे मान लीजिए कि आपके पास
1 करोड़ रुपए काला धन है। अब आपने लिख दिया कि हम एक कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, हमने उसमें 1 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, और आपने उसके बाद बनाने के बाद आपने उसको बेच दिया कि 1 करोड़ रुपए में हम बेच दिए। तो अब जब आपके पास 1 करोड़ रुपए में बेच दिए, तो आपने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया और 1 करोड़ रुपए अपने ट्रांसफर कर दिया अपने अकाउंट में। जब आपसे बैंक वाला पूछा कि भाई आपके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से, तो आप बोलोगे हमने एक कंपनी बेची है, उस कंपनी से हमारे पास। फिर वो बोलेगा कि कौन सी कंपनी बेची, दिखा, तो आप वो फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा दो कि हाँ साहब ये कंपनी है, जो कि रियल में कहीं नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये होता है। तो ये हो गया काल्पनिक कंपनी का निर्माण और काल्पनिक खरीद बिक्री करके इनकम दिखा करके और उस पर टैक्स लेगा। अब उस पर 1 करोड़ रुपए आपका वाइट हो गया, फिर बोलेगा ठीक है साहब आप इसमें टैक्स दे दो जितना लगता है, आपका पूरा पैसा वाइट हो गया। अब अवैध तरीके से कमाया गया धन को आपने टैक्स दे करके वाइट कर दिया, और जो कि अगर वही रियलिटी पता चलती तो आपको जेल जाना। आप समझ गए ना? तो ये हो गया। जैसे एक एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक मतलब इसमें एक और एग्जांपल दे देता है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास मान लीजिए कि 1 करोड़, 1 करोड़ काला धन है, 1 करोड़ रुपए 1 CR काला धन, ठीक है। अब मैं क्या करूं, काला धन है मेरे पास, अब मैं क्या करूं, मेरे पास 1 करोड़ काला धन, अब मैं क्या करूं कि मैं एक ऐसे फर्जी कोचिंग खोल लूं, ठीक है। ये खोलूं ना, सिर्फ ये लिख दूं कि साहब रजिस्ट्रेशन करा लूं जा करके कि रजिस्ट्रेशन करा लूं कि मैंने हाँ एक फलाने नाम से कोचिंग खोली, ठीक है ना। अब कोचिंग खोली, कोई नहीं आता है, पर मैं आगे जाकर दिखा दूं कि भाई मेरे पास, अब जैसे 1 करोड़ है तो गणना लगा देना कि ऐसे कि मान लो कि भाई मेरे पास 10,000 बच्चे आते हैं, उसकी फलाना फीस दी जाती है, और बराबर कर दो कि भैया 1 करोड़ रुपए दिखा दो कि हमारे पास बच्चों के भी फर्जी नाम लिख करके 1 करोड़ रुपए हमारे पास आया है, जमा आया है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 1 करोड़ रुपए जो कि आपने ना किसी को पढ़ाया फर्जी, वो जो आपने कोचिंग खोला वो भी कागजों में ही है, ठीक है। आपने ये पूरा दिखाया, अपना 1 करोड़ रुपए को ये दिखा दिया कि कोचिंग के माध्यम से आया है, था अवैध पैसा कौन दे। उसके बाद आपने दिया सरकार को टैक्स कर दिया, और उसके बाद ये आपका काला धन कहाँ में बदल गया, सफेद में बदल गया। ये देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब ये भी कोचिंग भी तो एक तरह से कंपनी ही हो गई ना, कागज की कंपनी। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये दूसरा सेल कंपनी वाला तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा तरीका है ना, तीसरा तरीका एक है हवाला और एक है राउंड ट्रिपिंग। ठीक है, हवाला अलग होता है, राउंड ट्रिपिंग अलग, थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो पहले आप हवाला समझ लीजिए, जब आपको हवाला समझ में आ जाएगा तो आपको राउंड ट्रिपिंग भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हवाला हवाला को समझना, पहले तो जानो हवाला होता क्या है। देखिए, हवाला होता है धन का अवैध हस्तांतरण। जैसे जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो कि मैं इंडिया में हूँ, और एक व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, वो यूएसए में है, मैं इंडिया में और वो यूएसए में। अगर उस व्यक्ति को, या कोई समझ लो कि जैसे रिमिटेंस आता है ना, कई सारे लोग विदेश में जाके काम करते हैं, तो मान लो कोई एक फैमिली है वो इंडिया में रहती है, और उसका कोई एक मतलब पापा या कोई भाई है, जो ऐसे समझ लो वो जाकर के भाई अरब देशों में या अमेरिका में जॉब करता है, ठीक है। अब वो व्यक्ति जॉब करता है, मान लो कि उसकी 5 लाख रुपए अमेरिका में पेमेंट है। अब वो जब अपने भारत में टैक्स, अपने भारत में अपने घर पैसे भेजेगा, तो किस तरह भेजेगा? सबसे पहले वो जो 5 लाख रुपए उसको कंपनी टैक्स, अब कंपनी सॉरी उस कंपनी उसको सैलरी देगी, तो सबसे पहले कंपनी के पास जैसे सैलरी आएगी, तो फिर जब वो अपने अकाउंट में डालेगा, तो अब अमेरिका की भूमि में कमाया है, तो अमेरिका सरकार जितना टैक्स लगाएगी, तो सबसे पहले वो अमेरिका सरकार को टैक्स देगी, एक। फिर उसके बाद वो बैंक जाएगा, तो अपना पहले अमेरिका सरकार को टैक्स दिया 5 लाख में, जितना भी दे दिया, मान लो 50,000 दे दिया, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल के तौर से समझ रहे हैं। तो मान लो 50,000 उसने अमेरिका सरकार को टैक्स दे दिया, अब 4.5 लाख बचा। अब वो जब 4.5 लाख रुपए अपने अब वहां पे अकाउंट से अपने जब भारत भेजेगा, तो भारत में 4.5 लाख आएंगे। ऐसे ही 4.5 लाख आएंगे, वैसे ही इनकम टैक्स लगा देगी सरकार। तो मान लीजिए कि मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए इनकम टैक्स सरकार चली ले ली, ठीक है। अब उसके 4 लाख बचे, अब वो 4 लाख रुपए उसकी फैमिली यूज करेगी। मतलब वो बंदा 5 लाख रुपए यूएसए में कमाया, और उसके फैमिली तक आते आते वो 4 लाख रुपए आएगी। मतलब कि एक बार अब यूएसए की सरकार ने टैक्स लिया, और एक बार जब भारत में आया उसका पैसा ट्रांसफर होकर, तो भारत की सरकार ने टैक्स लिया। ये है लीगल तरीका, ये लीगल तरीका होता है, इसी के द्वारा पैसे आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हवाला करके आप जो 1 लाख रुपए टैक्स भरे हो ना, अमेरिका सरकार को, भारत सरकार को, ये आप पैसे बता सकते हो, 1 लाख रुपए। आपका मतलब कि 1,000, 2,000, 5,000 में आपका काम क्या हो जाएगा, कैसे करते देखिए, ये क्या करते हैं ये लोग, हवाला बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये क्या, अब ये देखिए, जो मैंने भी धन का ट्रांसफर किया था ना, तो हवाला क्या है, ये अभी जो मैंने भी आपको कहानी बताई फैमिली वाली, ये वैध धन का ट्रांसफर था। और जब ये अवैध धन का ट्रांसफर होता है, हवाला, तो हवाला करने के लिए ना आपको हवाला एजेंट पकड़ना पड़ता है। तो देखिए,
इसकी पूरी कहानी देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। एच ए मैं लिख रहा हूँ, एच ए। अब देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मान लो कि ये यूएसए है, ये यूएसए का एक एच ए है, यूएसए का एक एच ए। एच ए मतलब हवाला एजेंट, हवाला एजेंट को ही पकड़ेंगे तभी आपका पैसा यहाँ आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये हवाला एजेंट हो गया यूएसए का, आपको इंडिया में भेजना है तो एक इंडिया में भी हवाला एजेंट होगा, ठीक है, हवाला एजेंट, ठीक है। ये हो गया इंडिया का। अब देखो ये इंडिया का हवाला एजेंट जो होता है, ये इन लोगों को पता रहता है। जैसे मान लो कि कोई ए नाम का एक व्यक्ति है, जो इसकी मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है और ये इसको बी, जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है उसको बी नाम को पैसे दे रहा है, ठीक है। पैसे देना है ए नाम के व्यक्ति को, ऐसे समझ लीजिए, ए नाम का कोई बाहर कमाता है, बी उसका भाई है, उसको पैसे देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हवाला एजेंट के पास जाएगा और मान लो कि इसको 5 लाख देना है अपने भाई को, अपने भाई अब बी को, ए को, ए 5 लाख रुपए बी को देना चाहता है, तो वो ए जो है वो सबसे पहले हवाला एजेंट के पास जाएगा, ठीक है। अब ये हवाला एजेंट के पास जाएगा, ये बोलेगा कि भाई मैं 2%, 1%, मतलब जितना वहां की सरकार टैक्स लगाती है ना उससे बहुत कम, बहुत कम, 1%, 2%, तभी तो उसको फायदा होगा। नहीं अगर यही लोग ज्यादा लेने लगेंगे तो फिर क्यों होगा गलत काम, ठीक है ना। तो एक दो परसेंट लेकर के ये कह देगा कि ठीक है 1-2% मैं ले लूंगा, मतलब यूएसए का हवाला एजेंट ले लेगा, 1% 2% ये अमेरिका का इंडिया का हवाला एजेंट ले लेगा और तुम्हारे जो बी है उसको पैसे पहुंच जाए, ठीक है। अब ये क्या करेगा देखिए, सबसे पहले ए जो है वो अपना इससे 5 लाख रुपए लेगा, हवाला एजेंट, यूएसए का हवाला एजेंट अपना कमीशन काटेगा और पैसे ये बचा लेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये हवाला एजेंट इसकी पूरी एक नेटवर्क होता है। ये मान लीजिए कि ये एक हवाला एजेंट जो है ना, इसकी ना एक एक्स नाम की, मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, ये एक्स नाम की दुकान से पकड़ होगी, ये एक व्यापारी होगा, एक्स नाम का एक व्यापारी होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, ये यूएसए में, ये कहाँ पे होगा, ये वाला व्यापारी ये यूएसए में होगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक वाई नाम का व्यापारी है, दुकान व्यापारी है, ये कहाँ बैठेगा, ये इंडिया में बैठेगा, ठीक है, इंडिया में होगा, ये इंडिया में होगा, ठीक है। मतलब कि एक हवाला एजेंट यूएसए में होगा और एक व्यापारी या कंपनी कुछ भी बोल दे, बिजनेसमैन जो भी बोल दे वो यूएसए में होगा, और एक हवाला एजेंट इंडिया में होगा, और एक वही कंपनी जो भी वाई नाम की कंपनी एक इंडिया में काम करेगी, ठीक है। अब ए ने अपने 5 लाख रुपए हवाला एजेंट यूएसए को दे दिया, इसने अपना 1%, 2% कमीशन काटा और ये पकड़ा दिया एक्स को। अब इसके जो 5 लाख रुपए इसके पास आ गए, एक्स के पास आ गए, कमीशन काटने के बाद के जितने बचे एक्स पर। अब देखिए ये क्या है ना, अब देखो ये क्या है, ये जो एक्स है और ये दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल खेलते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये व्यापारी है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब क्या करेगा देखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये 5 लाख रुपए इसके पास है, समझिएगा ये 5 लाख रुपए इसके पास है, ठीक है, मतलब कि एक्स दुकानदार के पास 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 5 लाख रुपए का सामान, ये 5 लाख रुपए का सामान, 5 लाख रुपए का सामान, ये मतलब कोई सामान 5 लाख का, मैं बता लिख देता हूँ, 5 लाख का सामान ये वाई व्यापारी को भेजेगा, 5 लाख का सामान। अब देखिए जब सामान वाई व्यापारी को भेजेगा तो 5 लाख रुपए वाई को एक्स को देना पड़ेगा ना। मान लीजिए ऐसे समझ लेते कि मान लीजिए कि उसने 5 लाख रुपए की कोई टीवी वाई व्यापारी को एक्सपोर्ट कर दी वहां से यहाँ, ठीक है। अब ये सामान है, वस्तु है, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगा, सीधे आ गया। अब वाई वाले को पेमेंट करना पड़ेगा ना 5 लाख रुपए एक्स को, है ना। तो ये बोल देगा कि तुम मेरे को पेमेंट मत करो, तुम एक काम करो, ये बता देगा कि ये इंडिया में एक एच कोई हवाला एजेंट है, तो 5 लाख रुपए इसको दे दो। तो ये 5 लाख रुपए इसको दे देगी, ठीक है, ये 5 लाख रुपए इसको दे देगा। अब ये 5 लाख रुपए जो भी कमीशन कट के जितना भी बचेगा, ठीक है, और ये अपना कमीशन काटेगा और ये बी को दे देगा। मतलब कि देखिए क्या हो रहा है, ये जो टीवी इसने 5 लाख रुपए की भेजी है ना, ये भेजी है और इसको पैसे तो इसने दे दिया, आप समझ रहे हैं। और इसको जो पेमेंट करना था एक्स को, वो इसको पेमेंट ना कर करके इसने एच ए को पेमेंट कर दिया। और ये भी लिंक, मतलब ये दोनों एक आपस में लिंक्ड रहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा, थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके जो ये जो इसको 5 लाख देना था, इसने एच ए को 5 लाख दिया इंडिया वाले हवाला एजेंट को, और ये अपना कमीशन काट के बी को दे दिया। तो 5 लाख रुपए चले थे ए से 5 लाख रुपए चले थे, और ये कमीशन कट करके, मतलब 1-2% कमीशन कट के बी के पास पहुंच गया। इस पूरे प्रोसेस में सरकार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। देखिए बताइए कहाँ सरकार है, दो हवाला एजेंट है और दो ठो दुकानदार व्यापारी हैं, जो भी आप समझिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इन दोनों के माध्यम से आपका हवाला का जो धन था वो अवैध स्थानांतरण हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, तो ये हवाला आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए क्या ना, राउंड स्ट्रिपिंग पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होना चाहिए। राउंड स्ट्रिपिंग, अब हवाला समझा दिया, मैं आपको राउंड स्ट्रिपिंग समझाऊंगा। तो राउंड स्ट्रिपिंग समझने से पहले आपको दो चीजें पता, एक पता होनी चाहिए, डबल टैक्स एबॉर्डेशन एग्रीमेंट। तो डबल टैक्स एबॉर्डेशन एग्रीमेंट क्या होता है, और दूसरा कहलाता है टैक्स हेवन कंट्रीज, ये क्या होता है, फिर आपको मैं राउंड ट्रिपिंग समझाऊंगा। देखिए
डबल टैक्स एवॉइडेशन एग्रीमेंट क्या होता है कि जब दो देशों के बीच एक ऐसी संधि जिसके तहत किसी भी धन पर दोनों देशों में से किसी किसी भी देश में एक बार टैक्स देने पर उसे धन को दोबारा टैक्स ना देना पड़े, तो ये आपका हो जाता है डबल टैक्स अवॉइडेशन। डबल मतलब कि देखो, अभी जैसे ए वाला व्यक्ति 5 लाख रुपए बी वाले को भेज रहा था, तो एक बार उसने एक बार टैक्स दिया अमेरिका की सरकार को, एक बार टैक्स दिया भारत की सरकार को, तो आखिर 2 बार टैक्स दिया ना। तो जब क्या था, अमेरिका की सरकार और भारत की सरकार, अब इससे होता क्या, इससे क्या होता है ना कि जब वो बहुत ज्यादा टैक्स देता है ना, तो जो बाहर काम करने जाते हैं ना, तो उनको वो हतोत्साहित होते हैं, मतलब उनको लगता है यार कि हम बाहर जाके कमाएंगे, फिर हमको सरकार को ही टैक्स दे। मान लो 20% सरकार टैक्स लगा दी अमेरिका वाली, इनकम टैक्स 20% भारत सरकार ने टैक्स लगा, 40% जब वो टैक्स देगा 5 लाख रुपए में, 3 लाख बचेगा, तो वो सोचेगा 3 लाख तो हम इंडिया में ही कमा लेंगे। तो होता इससे क्या है ना, जब बाहर नहीं जाते ना, तो सरकार को रेमिटेंस नहीं मिल पाता है भाई। अमेरिका में जाकर के भारत सरकार का मतलब भारतीय कोई अमेरिका में जाकर के कमाएगा और पैसा भेजेगा, तो भारत को डॉलर मिलेगा, और डॉलर मिलेगा तो सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह लोग मतलब लोगों को एक तरह से बाहर विदेश में जाकर के प्रमोट करने के लिए सरकार डबल डबल टैक्स एवॉइडेशन एग्रीमेंट कर लेती है। तो मान लीजिए भारत सरकार और यूएसए सरकार ने डबल टैक्स एवॉइडेशन एग्रीमेंट कर लिया, और वो फिर ये कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों 2 बार कोई बंदा टैक्स ना दे, एक बार टैक्स दे दे, फिर हमारा जो भी परसेंटेज होगा वो सरकार अपना मैनेज कर लेती है, ठीक है कि आप ही रख लेना, या आधा आधा हम कर लेंगे। तो ये क्या होता है, डबल टैक्स मतलब 2 बार टैक्स देने से ये बच जाते हैं, एक ही बार टैक्स देती है। तो ये ऐसी संधि होती है, ठीक है। अभी आपको ये मेरे ख्याल से ये डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट समझ में आ गया, क्योंकि क्या है कि ये दो देशों के बीच की एक संधि होती है, जिसके तहत किसी भी धन पर दोनों देशों में से किसी दोनों देशों में से किसी एक देश द्वारा टैक्स दे दिया जाता है, तो उस धन पे दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट। अब दूसरा कहलाता है टैक्स हेवन कंट्री। अब टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती है कि जो कुछ कुछ जो गरीब देश होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब जो गरीब देश है तो वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, वो तो चाहते हैं कि पहले उनके यहाँ पैसे तो आ जाएं, फिर हम अपना बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, कुछ कंट्रीज या कुछ डेवलप कंट्रीज भी ये अपनाती हैं अपने देश में निवेश करने के लिए। तो वो कुछ कंट्रीज क्या होती है कि कुछ देश जहां किसी भी आय पर टैक्स नहीं लिया जाता या बहुत कम लिया जाता है, मतलब कि जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई भी विदेशी व्यक्ति, अमेरिका का कोई भी, यूरोप का कोई भी, भारत के बाहर का व्यक्ति अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है कि भाई हमारा जितना भी सरकार का स्केल है वो टैक्स लगाएगी, आप टैक्स सरकार को दे दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पॉलिसी है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई कोई देश जैसे स्विट्जरलैंड, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मॉरिशस, ये देश ऐसे होते हैं ना कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश में, अब स्वाभाविक सी बात है, मान लो कि कोई 1 लाख रुपए लेके भारत में इन्वेस्टमेंट करने आया, सरकार ने बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना कमाओगे हम उसका इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में 30% ले 20% ले लेंगे, ठीक है। अब वो बंदा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए कमाया, 20,000 रुपए 20% के रेट पे दे दिया, तो 80,000 रुपए उसका बचा। 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, 80,000 रुपए कमाया, ठीक है ना। अब अगर यही प्रोसेस ये मॉरिशस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में करेगा ना, तो वहां की सरकारें कहती है कि कोई बात नहीं, आप आओ इन्वेस्ट करो, हम 20% टैक्स नहीं, हम 2% टैक्स लेंगे। तो वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा स्विट्जरलैंड पे, और वहां 1 लाख रुपए कमाएगा, 2% मतलब 2,000 रुपए टैक्स देगा, तो उसको 98,000 रुपए की प्रॉफिट होगा। तो क्या करते हैं लोग अपने देश में एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने देश में जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको बहुत कम करके रखते हैं, बहुत कम करके रखते हैं, और इसी को कहते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज, ठीक है ना। और यहाँ तक कि ये जो विदेशी कंपनी, जैसे भारत में, जब भारत में कोई व्यक्ति आता है विदेशी, और अपना इन्वेस्टमेंट लेके आता है, उसने मान लीजिए कि भारत में कहे कि ठीक है हम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो सरकार, भारत सरकार पूछती है कि भैया आपके ये 10 करोड़ रुपए कहाँ से आए, ये कोई कोई मनी लॉन्ड्रिंग का तो पैसा नहीं है, तो वो सरकार जवाब मांगती है। लेकिन जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वो कहती है कि हमसे कोई मतलब नहीं, आप 10 करोड़ लाओ ना, आप 10 करोड़ लाओ, इन्वेस्ट करो। तो ये जो ये ना तो ये टैक्स हेवन जो कंट्रीज होती है, ना तो आपसे ये सोर्स पूछेंगे कि भैया आपने 10 करोड़ कहाँ से कमाए हैं, और इवन जब आप इनके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स भी बहुत कम लेते हैं, इसलिए इनको स्पेशल टैक्स हेवन कंट्रीज कहा गया। तो इसमें जैसे स्विट्जरलैंड और मॉरिशस है, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट भी समझ में आ गया होगा, टैक्स हेवन कंट्रीज भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब राउंड ट्रिपिंग क्या होता है कि हवाला द्वारा पैसे को स्विट्जरलैंड ले जाना, या कोई भी ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज में ले जाना, और 1-2% टैक्स देकर
फिर डी ये डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट यूज करके उसको वापस ले आना, ये कहलाता है आपका डबल वो राउंड ट्रिपिंग। चलो मैं इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक मैं आपको ना रियल केस बता देता हूँ ये राउंड ट्रिपिंग का, तो ये तब वहीं से ही उठा ही था राउंड ट्रिपिंग। तो क्या थे, एक यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था निक्सन, ठीक है। तो निक्सन ने क्या किया, निक्सन ने, सरकार इनकी प्रेसिडेंट है, तो निक्सन ने एक घोटाला किया जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर गेट कांड, ठीक है। इन्होंने वाटर गेट कांड करके काला धन खूब कमाया, काला धन कमाया, काला धन कमाया। कौन, यूएसए के प्रेसिडेंट से निक्सन, वाटर गेट कांड करके, ठीक है। फिर निक्सन को, अब ये काला धन है तो अब काला धन तो फिर करेंगे तो जेल चले जाएंगे, तो इनको अब काले धन को सफेद करना था, तो ये राउंड ट्रिपिंग का यूज कर रहे हैं, वही उसकी प्रोसेस। तो इन्होंने क्या किया कि टैक्स हेवन, जैसे जैसे स्विट्जरलैंड यहाँ पे लिखा ना, स्विट्जरलैंड मॉरिशस ये टैक्स हेवन कंट्रीज है, उसी तरह मेक्सिको भी एक टैक्स टैक्स हेवन कंट्री है। तो इन्होंने क्या किया, हवाला, अब देखिए अब ये ना मतलब राउंड ट्रिपिंग में हवाला का यूज होता है, ये देखिए डेफिनेशन में ही लिखा है कि हवाला द्वारा, अब हवाला मैं आपको पहले बता दिया हूँ तो इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये निक्सन साहब ने क्या किया कि निक्सन साहब ने हवाला मैं आपको बता चुका, तो हवाला द्वारा इसने अपना पूरा काला धन मैक्सिको में ले गया, मैक्सिको मैक्सिको में ये अपना हवाला धन चले ले गए, ठीक है, हवाला धन ले गए। और मैक्सिमो में किसी एक कंपनी में इन्होंने अपना इन्वेस्ट कर दिया, एक कंपनी में हवाला द्वारा ले गए पैसे, थोड़े बहुत कमीशन दे दिए और एक कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्वेस्ट करने के बाद उनको कमाई हुई, तो उन्होंने, अब ये टैक्स हेवन कंट्री से लगभग 1-2% ये अपना टैक्स काट के, और ये 1-2% टैक्स काट के, और ये बाकी इनका जो काला धन था ये हो गया, इनका काला धन बदल गया किसमें, सफेद धन में। और जब ये सफेद धन आ गया तो इसको फिर वापस यूएसए में ले आ लिए। तो ये कहलाता है आपका राउंड ट्रिपिंग। राउंड राउंड इसको इसलिए बोलते हैं कि एक राउंड लगता है हवाला का, और दूसरा राउंड फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो टैक्स हेवन कंट्रीज में, तो इसलिए इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, कि मतलब दूसरा राउंड लग जाता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए हमने कितनी तकनीक पढ़ी, मैं आपको बता दूं फिर से। पहली मैं आपको ट्रस्ट के माध्यम से बताया था एक तकनीक, दूसरी तकनीक मैंने आपको सेल कंपनी, फर्जी कंपनी के बारे में बता दिया, और तीसरी तकनीक थी हवाला या राउंड ट्रिपिंग, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए चौथी तकनीक देखते हैं, ठीक है। अब चौथी तकनीक कहलाती है बैक टू बैक लोन, मतलब बार बार लोन लेना, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको मैं आपको समझा दूं। देखो क्या होता है, आजकल जो बैंक है, ठीक है, जैसे मान लो कि भारत का एसबीआई बैंक है, तो ये सिर्फ भारत का बैंक नहीं रह गया है, इसकी कई सारी ब्रांच है ना, विदेशों में भी है, सिंगापुर में है, अफ्रीका के कई देशों में। तो जो बैंक बड़े हो जाते हैं और व्यापारिक गतिविधियां अपना बढ़ाने के लिए, तो ये विदेशी, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से इंटरनेशनल बैंक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब इंटरनेशनल बैंक हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये लिखा क्या है कि दो देशों की कंपनियां या बैंक के द्वारा अपने अपने मुद्रा में लोन प्रदान करना, और इस प्रक्रिया के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करना। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लो कि एक यूएसए में कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है। यूएसए में एक व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है। उसने क्या किया, देखिए अच्छे से याद रखिए, यूएसए में ए नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास मान लो कि काला धन है, 1 करोड़ रुपए इसके पास काला धन है। मतलब ए नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास काला धन है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये क्या किया, ये हवाला के माध्यम से मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड में गया, स्विट्जरलैंड गया, हवाला के माध्यम से स्विट्जरलैंड गया, और उसने वहां के स्विस बैंक, अब जैसे स्विस बैंक है ना, स्विस बैंक की बड़ी पॉलिसी है। स्विस बैंक में ना आप पैसा जमा करोगे वो नहीं, आप यहाँ भारत में जाओ, यूनियन बैंक एसबीआई में पैसा जमा करो ना, आप वो अगर लिमिट से ज्यादा पैसा जमा करोगे, वो पूछेगा कि भैया ये पैसा कहाँ से आया है। फिर आप सब बोलोगे कि साहब हम वेतन भोगी हैं, तो वो बोलते, फिर आपको वो बैंक खोल के देख लगा हर महीने, तो उसको पता चल जाएगा। अगर आप मान लो बोलते कि नहीं साहब हमने व्यवसाय से कमाया, तो कहेगा अच्छा आप व्यवसाय से कमाए हो, ठीक है। तो आप एक काम करो, अपना जीएसटी नंबर दो। जैसे ही जीएसटी नंबर डालेगा, आपका पूरा डिटेल, क्योंकि आप कुछ भी खरीदे जीएसटी नंबर पूरा डिटेल आ जाएगा उसके सामने कि हाँ इसको यहाँ इतना प्रॉफिट देता है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ सही पैसा, अवैध पैसा है, गलत पैसा। और अगर मान लीजिए गलत पैसा है, तुरंत इनकम वो मतलब आपके ये आयकर विभाग वाले को ये कॉल कर देगा, तो आप पकड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ का तरीका है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक दूसरा तरीका में है कि अगर जैसे यहाँ पे यूएसए का एक व्यक्ति था, उसके पास 1 करोड़ काला धन था, इसने क्या कहा, हाँ जैसे स्विस बैंक वगैरह जो होते हैं, ठीक है। स्विस बैंक वगैरह में जब आप पैसे जमा करने जाते हैं ना, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि साहब आप पैसा कहाँ से लाए, उनको कोई मतलब नहीं, आप पैसा लाओ जमा करो, वो 1-2% अपना जो भी इंटरेस्ट वगैरह। अब ये स्विस बैंक
बैंक में क्या है ना, इस स्विस बैंक में ना इंटरेस्ट देते नहीं, इंटरेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे एसबीआई वगैरह में जाओगे तो ये आपको 1-2-3% इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट देते नहीं है। वो ये सब कहते हैं कि हम आपके धन की सुरक्षा कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना। अब उनको भी मालूम है कि अवैध धन है, ठीक है ना, तो ये इंटरेस्ट लेकर ही वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो जैसे अमेरिका के पास ए नाम का कोई व्यक्ति था, उसके पास 1 करोड़ रुपए काला था, तो उसने क्या किया कि हवाला के द्वारा वो स्विट्जरलैंड गया और वहां पे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा कर दिए। स्विस बैंक में स्विस बैंक में जमा कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने स्विस बैंक में जमा कर दी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे उसके पास, अब यूएसए में उसने अवैध रूप से कमाया, तो यहाँ पे जो 1 करोड़ है वो डॉलर में होगा, बोलो हाँ, ठीक है। अब डॉलर में है, अब ये हवाला करके जब स्विट्जरलैंड पहुंचाएगा तो यहाँ पे जो उसका मतलब जो धन है वो स्विस में हो जाएगा, स्विस की जो करेंसी है स्विट्जरलैंड की उस रूप में हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि मान लीजिए कि एक एक जो स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक की एक शाखा है, वही एक शाखा, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक है ना, तो वही अगली उसी की एक शाखा यूएसओ में भी होती है, ठीक है ना। मतलब ये जो बैक टू बैक लोन वाली प्रोसेस है ना, ये हम उसी बैंक में लाइव कर सकते हैं, उसी कंपनियों में लागू करेंगे जिनकी शाखाएं पूरे वर्ल्ड में फैली हो, जहां हम अपना ये काम कर सकते हैं। अगर एक ही जगह फैली रहेगी तो फिर आप कैसे कर पाओगे, है ना। तो हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए कि इसकी एक जो शाखा है स्विस बैंक की, वो स्विस बैंक की एक शाखा का अमेरिका में भी, तो अमेरिका में भी एक स्विस बैंक है, ठीक है। तो पहले फिर से एक बार देख लो कि इसने क्या किया, इसने अमेरिका में अवैध तरीके से 1 करोड़ डॉलर कमाए, उसने हवाला के द्वारा स्विट्जरलैंड 1 करोड़ डॉलर जो है वो 1 करोड़ इसका स्विस में जितना भी इसका रकम बनता हो तो उसका स्विट्जरलैंड पहुंच गया, ठीक है। अब इसका जो अवैध धन है वो स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में जमा है, ठीक है। अब ये ए नाम का व्यक्ति क्या करेगा, अमेरिका के स्विस बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि साहब मुझे लोन दे। ये अमेरिका, ये जो है ना, अब ये यूएसए में स्विस बैंक है। अब ये ए व्यक्ति अमेरिका के स्विस बैंक में जाएगा और कहेगा कि भैया मुझे लोन दे दो। अब जो स्विस बैंक अमेरिका वाला बोलेगा तो कहेगा कि ठीक है हम आपको लोन देंगे, लेकिन आप गारंटी क्या दोगे कि आप क्या आप गिरवी रखोगे कि हम आपको लोन दें। तो ये बोलेगा कि भैया जो आपका स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है ना, उसमें मेरे पैसे जमा है, तो आप एक काम करो, उस पैसे की गारंटी में आप मेरे को उतना ही पैसा यहाँ पे दे दो। तो अब जो अमेरिका का स्विस बैंक होगा ना, वो इसको 1 करोड़, अब अमेरिका में है तो यहाँ लोन तो डॉलर में देगा ना, तो वहां 1 करोड़ रुपए डॉलर में इसको 1 करोड़ रुपए लोन दे दिया, या फिर छोटे छोटे अमाउंट में ये लोन लेगा कई बार, ठीक है ना। मान लीजिए कि मान लीजिए 10-10 लाख करके 10 बार लोन ले लिया, या एक ही बार में ले लिया, जितना भी वो इसकी मतलब सुविधा के अनुसार है। तो इसने क्या किया कि 1 करोड़ डॉलर इससे लोन ले लिया, ठीक है ना। अब ये बोलेगा कि ठीक है देखो, अगर आप पैसे जमा कर दोगे, ये बोलेगा जो यूएसए का स्विस बैंक है वो इसको बोलेगा 1 करोड़ भी दे सकता है, फिर ये भी बोल सकता है कि आपका स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में 1 करोड़ है तो भाई हम 80 लाख डॉलर ही दे पाएंगे, वो फिर उसकी पॉलिसी है, मैं आपको समझाने के तौर पर बता सकता हूँ। तो वो अमेरिका का जो स्विस बैंक है वो ये बोलेगा कि ठीक है, आप अगर पैसे दे दोगे तो ठीक है, अगर आप पैसे नहीं दोगे ना, तो जो हमारा बैंक स्विट्जरलैंड में है ना, और जो उस बैंक में पैसे पड़े हैं ना, हम उसको जब्त कर लेंगे, ठीक है। और वो तो यही चाहता है, ए नाम का व्यक्ति यही तो चाहता है कि तुम वहां के पैसे जब्त कर लो, हम यहाँ पे तुम्हारा पैसा यूज कर लेते हैं। फिर ये क्या करेगा, फिर ये इसको लोन नहीं चुकाएगा, और जब ये लोन नहीं चुकाएगा तो एक के पास के जो एक अब ये इसके पास का जो काला धन है वो कहाँ में बदल गया, एक के पास का जो काला धन है वो सफेद में बदल गया। कैसे सफेद में बदल गया, वो जहां भी जाएगा बोलेगा 1 करोड़ देगा, तो वो बोलेगा तुम्हारे पास कहाँ से आएगा, तो तुम बोल दोगे कि भैया हम ये 1 करोड़ पे अमेरिका में जो स्विस बैंक है ना उससे लोन लिए है, फिर उसको आपको कागज, हाँ सही लोन लिया, ठीक है कोई बात है। अब लोन चुका ना चुका वो आपकी और बैंक की बात है, कहीं और की बातें नहीं की जाएगी, ठीक। और ये फिर लोन नहीं चुकाएगा, और ये फिर जो अमेरिका का स्विस बैंक है वो स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक से बोल देगा कि भाई इसके खाते में जितना पैसा है ना उसको जब्त कर लो, उसका खाता बंद कर दो। तो इसका काला धन बदल गया सफेद धन में, तो ये कहलाता है बैक टू बैक लोन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली 6वीं तकनीक पढ़ लेते हैं, तकनीक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगला है कसीनो और घुड़दौड़ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, ये आपने फिल्मों में जरूर देखी होगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, कसीनो और जो घुड़दौड़ में होता है, घुड़दौड़ भी होता है, तो इसमें अब जैसे कसीनो होते हैं ना, वो ऐसे राउंड राउंड होता है, फिर उसमें गोटी चलाते हुए घूमता, फिर किसी अंक में गिर जाता, फिर जीत जाते हैं, आपके बताए अंक में अगर वो गोटी रुक गई तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। तो इसमें होता क्या है मैं आपसे बताऊं, जब कोई व्यक्ति जैसे मान लो कि ए नाम है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ पहले, कि मान लीजिए ए है, ए के पास काला धन है, ठीक है, ए के पास काला धन है, ए व्यक्ति के पास काला धन, ठीक है, कितना भी हो सकता है, ए के पास काला धन। अब इसको काला धन को, ए व्यक्ति को काला धन को सफेद करना है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा एक कसीनो में,
कसिनो या घुड़दौड़ कुछ भी आप समझ लीजिए, एक कसिनो में जाएगा, ठीक है। अब ये व्यक्ति के पास जो काला धन है ये इसके पास कैश के रूप में है, कैश के रूप में है, ठीक है। अब ये कसिनो है, जब कसिनो के पास जाएगा तो ये एक जितना भी अपना काला धन है, मान लो कि 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, अभी 1 करोड़ अपन जानता हूँ। तो ये कसिनो के पास जाएगा और कसिनो में खेल में 1 करोड़ रुपए कैश, कैश 1 करोड़ रुपए कैश लगा देगा। कैश 1 करोड़ रुपए इसने कैश यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए कैश लगाया और मान लो कि ये जीत गया खेल में, और मान लीजिए कि इसका 1 करोड़ क्या बन गया, 2 करोड़ बन गया, ठीक है। अब जब ये 2 करोड़ इसका बन गया ना, तो ये बोलेगा कसिनो वाले के मालिक से कि भाई आप एक काम करो, आप 2 करोड़ रुपए मत दो मेरे को, आप 2 करोड़ रुपए का चेक दे दो। क्या दे दो? चेक दे दो। वो 2 करोड़ रुपए का क्या करेगा, ए नाम का जो व्यक्ति है वो 2 करोड़ रुपए का इससे चेक ले लेगा, और साथ में ये भी लिखवा लेगा उससे कि ये भी कह देगा कि आप एक काम करो, आप मेरे को एक प्रूफ दे दो कि मैंने ये जो 2 करोड़ है ये आपके यहाँ से जीते हैं। तो वो भाई अब ये एक काम कर रहा है, लीगल है, क्योंकि जितने भी कसिनो होते हैं वो लीगल चलते हैं, अवैध कसिनो गलत चलते हैं, वो अपराध करते हैं, ठीक है। तो ये लिख के भी दे देगा कि ये भाई 1 करोड़ रुपए लाया था और हमने इसको 1 करोड़ जीत के ये दे दिया। अब देखो, इसका जो 1 करोड़ का काला धन था ना, अब ये इसके पास 2 करोड़ रुपए सफेद धन हो गया। कैसे? क्योंकि इसके पास ये प्रूफ है कि हमने ये 2 करोड़ रुपए कमाए हैं कसीनो से। अब ये ले जाएगा तो अब इसका तो काला धन सफेद। तो ये कसीनो और घुड़दौड़, तो यही लिखा है कि कसीनो या घुड़दौड़ में नगद लगा करके, कैश लगा करके, उससे चेक प्राप्त करके और उसे जीता हुआ रकम बढ़ा करके मनी लॉन्ड्रिंग कर देता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कसीनो द्वारा होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला तरीका देखिए। अगला कहलाता है स्मार्फिंग। देखिए स्मर्फिंग क्या होता है? स्मर्फिंग एक मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका, वो सीधे बोलेगा इसमें आप क्वेश्चन कि स्मर्फिंग शब्द का संबंध है मनी लॉन्ड्रिंग से, अर्थव्यवस्था से, बैंक से और कोई एग्जाम्पल, तो आपको बताना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग। तो देखिए इसमें स्मर्फिंग अधिकतर जो लोग है ना भारतीय या जो भी जो छोटे मनी लॉन्डर होते हैं वो स्मर्फिंग का ही यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि बैंक लिमिट से कम रकम बार बार जमा करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको मालूम है कि अपन एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि बैंक में बोला है कि भाई 50,000 से ज्यादा हम कैश नहीं लेंगे, कोई भी बैंक 50,000 से ज्यादा कैश स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, अवैध धन, मान लो कि 1 लाख रुपए उसने चोरी करके कहीं से कमा लिया, 1 लाख रुपए चोरी कर लिया कहीं से, ठीक है। कहीं से 1 लाख रुपए चोरी किया, अब उसके पास 1 लाख रुपए का अवैध है, अब अवैध है मनी है घर में। तो अब बैंक की लिमिट रखी कि भाई 50 लाख से ज्यादा हम कैश नहीं लेंगे। तो ये क्या करेगा कि लिमिट से कम मान लो 25-25, तो एक दिन जाएगा तो 25,000 बैंक में जमा कर देगा, फिर कुछ दिन बाद जाएगा फिर 25,000 जमा कर देगा, फिर कुछ दिन बाद जाएगा फिर 25,000 जमा। अब 25,000 जमा करोगे तो बैंक वाला नहीं पूछेगा। एक लिमिट रहता है जिसके अंदर वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि अब इतना छोटी रकम होती है, लिमिट के ऊपर फिर वो पूछते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ठीक है। फिर वो 25, तो ऐसे कर करके 4 बार में वो 1 लाख रुपए बैंक में जमा। अब बैंक में जो पैसा जमा, जो बैंक में अगर पैसा है का मतलब वो सरकार की नजर में है, उसमें सरकार टैक्स लेगी, और इवन अब एक एक करके तो टैक्स का वो इंटरेस्ट देगी आपको, ठीक है ना। तो इसका जो काला धन था 1 लाख रुपए, वो सफेद धन होगा। तो ये आपको स्मर्फिंग कहलाता है, ये इसके द्वारा आप सफेद, ठीक है। अगला जो लास्ट है ये तो सरल सा है, ये होता है कि थर्ड पार्टी चेक, कि आपके पास कोई काला धन है, आपने किसी किसी के दूसरे के नाम से चेक काट करके उसकी तरफ से भुगतान कर दिए, ठीक है। तो वो उसको मिल जाता है, तो ये कहलाता है आपका ये थर्ड पार्टी चेक थी। जैसे किसी दूसरे के नाम से चेक काट करके अपना भुगतान कर दिए, वो जैसे मान लीजिए किसी को गाड़ी खरीदनी थी, कोई एक नाम व्यक्ति को गाड़ी खरीदनी थी, तो वो गाड़ी खरीद लिया अपने नाम से और आपने उसके नाम से चेक काट करके और अपना भुगतान कर दिया, तो ये आपका हो गया थर्ड पार्टी चेक। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये जो जितनी भी 7-8 तकनीक है ये मैंने आपको बता दी है। तकनीक से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको समझ चाहिए। अब देख लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम। भाई कुछ तो दुष्परिणाम होंगे तभी तो पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो दुष्परिणाम के ना कई मतलब कैटेगरी है। जैसे ये देखिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद है आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। उसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक, मतलब समाज और राजनीति के लिए खतरा बनता है ये, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरह खतरनाक है, अर्थव्यवस्था के लिए किस लिए खतरनाक है, और समाज पर किस लिए का। तो पहला है आंतरिक सुरक्षा पर किस तरह का ये दुष्प्रभाव छोड़ता है। तो देखिए, आपको मालूम है कि जितना भी आतंकवाद होता है, जितना भी उग्रवाद होता है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनको ठीक है, आतंकवाद में उसको बंदूक खरीदना है, असला खरीदना है, लोगों को अपने गुमराह करना है, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो सब, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर पैसा आप हटा दीजिए आतंकवाद से तो आतंकवाद आज खत्म हो जाएगा। पैसा अवैध है तभी तो आतंकवाद है, पैसा है इसलिए आतंकवाद है, पैसा नहीं। और तभी तो अमेरिका ने नो मनी फॉर टेरर
का अभियान चलाया था, ठीक है ना। तो ये जो अवैध धन होता है ना, ये आतंकवाद उग्रवाद को वित्त पोषण करता है, इनको पैसा देता है, ठीक है ना। उसके बाद संगठित अपराध को बढ़ावा, क्योंकि आपको मालूम है कि संगठित, अब जैसे संगठित, अब ये बताओ, मैंने आपको संगठित अपराध बढ़ाया, संगठित अपराध में जो पैसा कमाया जाता है वो किस तरह का पैसा है, सब अपराध का पैसा है। किसी को हाथ पैर तोड़ने का पैसा, कि भाई ठीक है उसको अब वहां पे अपराध करो, उसके घर चोरी कर लो, वो पैसा दे रहा है। किसी को किलिंग कर दिए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है, किलर के लिए उसने पैसा दे दिया, तो ये क्या है, संगठित अपराध से जितना भी पैसा कमाया जाता है वो सब काला धन होता है। उनको जरूरत होती है, इवन वो जो संगठित अपराध में एक डिपार्टमेंट ही बनाए रहते हैं, मैंने आपको संगठित अपराध पढ़ा चुका हूँ, काला धन को सफेद करना है, तो ये सब हवाला का यूज करते हैं, बहुत सारी तकनीक अपना करके साला का सारा काला धन सफेद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी, सही बात है, काला धन होगा, मादक पदार्थ, ड्रग्स वगैरह की तस्करी होती है, ठीक है। आपको मालूम है कि जैसे अब पाकिस्तान से जब जो ट्रक्स लाए जाते हैं, वो काला धन के माध्यम से ही उसको भेजा जाता है, आप ऐसे नहीं भेज सकते, ठीक है, तो ये हो गया। हथियार भी इसी तरह। उसके बाद है गैर कानूनी गतिविधियों, मतलब एक तरह से अपराध को प्रोत्साहन मिलता है। फिर उसके बाद है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है। भाई आप खुद ही सोचिए, आपके पास पैसा है, खूब पैसा है, अब आपको कोई भी काम करवाना है, आपने कहा कि कल होगा, आप एक काम करो, आप अभी पैसा लो, आप तुरंत करो, तो ये क्या है, जब आपके पास अथाह पैसा है, आप सबको पैसा दोगे, ठीक है ना। तो ये भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देता है, तो ये इस तरह आंतरिक सुरक्षा को खतरा देता है, ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग। अब अगला है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब भैया ये अर्थव्यवस्था को किस किस तरह नुकसान पहुंचाता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कर चोरी को प्रोत्साहन फलता सरकार। अब देखिए, आपने काला धन को सफेद कर लिया, आप सरकार को टैक्स दिए नहीं दिए ना, आपने एजेंट को, हवाला एजेंट को पैसा दे दिया, आपने धीरे धीरे करके सरकार को या किसी कंपनी में लगा दिया, तो भी सरकार को नहीं किया, तो क्या होता है, सरकार का राजस्व, सरकार की कमाई कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है काले धन में वृद्धि। जब काला धन बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन हो जाता है। अर्थव्यवस्था में कैसे रहता है, देखो, आपको मालूम है कि आरबीआई का काम होता है कि मनी को, बाजार में जितनी भी मनी है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। और ये रेगुलेटर आरबीआई इस रेगुलेशन को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जैसे रिपो रेट हो गया, रिवर्स रिपो रेट, मैं आपको बताऊंगा जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, तब ये पूरे जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है सब मैं आपको बताऊंगा। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बाजार में जितनी तरलता, तरलता का मतलब होता है उपलब्ध धन, तो बाजार में जितनी भी तरलता है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। मतलब कि एक तरह से आरबीआई को ये पता होता है कि अभी बाजार में कितना पैसा पड़ा है, और जब महंगाई बढ़ने लगती है तो वो बाजार से पैसा खींच लेती है। जब बाजार में पैसा कम पड़ जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी, और जब महंगाई कम होने लगती है तो फिर मतलब जब कम बाजार में पैसा कम, अब बाजार में पैसा कम होगा तो फिर आर्थिक एक्टिविटी नहीं हो पाती। जब उसको पता चलता है कि आर्थिक एक्टिविटी, तो वो क्या करती है, पैसा छोड़ देती है। तो फिर जब बाजार में पर्याप्त पैसा आ जाता है, तो ये इस तरह करके, मतलब आरबीआई द्वारा बाजार से पैसा खींचना और छोड़ना, इस प्रक्रिया को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये आरबीआई करती है। अब मान लीजिए कि काला धन बाजार में है, ठीक है, खूब काला धन बाजार में, अब आरबीआई को तो पता ही नहीं है कि भैया काला धन है, आरबीआई की सरकार की नजर में थोड़ी ना है। अब सरकार मॉनेटरी पॉलिसी के दिन खूब पैसा खींच रही है, लेकिन बराबर तरल बनी हुई है, जिससे क्या हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था असंतुलित। भाई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जा रही है, वो सोच रही कि यार पूरा पैसा हम खींच लिए, फिर भी बाजार में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये हो जाती है। इससे क्या होती है, अर्थव्यवस्था पर फलता क्या होता है, विकास और निवेश पे नकारात्मक प्रभाव, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, ये वाली स्थिति है। उसके बाद है बाजार में कृत्रिम मार्ग को प्रोत्साहन करके महंगाई वृद्धि, वही मैंने बताया कि जब बाजार में काला धन बहुत ज्यादा है तब महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद है संगठित अपराध का अर्थव्यवस्था में प्रवेश और आर्थिक स्थिरता में। अब भाई खूब संगठित, अब आपने संगठित अपराध करके अर्थव्यवस्था में खूब पैसा डाल दिया, इससे क्या हो गया कि आर्थिक स्थिरता में कमी, अब भाई खतरा है, वही एक तरह से अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं रह पाती, वो बढ़ती है, महंगाई बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ता है। अब देख लेते हैं सामाजिक, मतलब समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। अब देखिए, समाज पे अगर बात करें तो काला धन होगा तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी मिलेगी। भाई अब जैसे मेरे पास काला धन है, मैं जाऊंगा किसी सरकारी ऑफिस, कोई मेरे को कागज बनवाना है, ठीक है, मैं बोलूंगा साहब कागज, वो बोलेगा 1 महीने बाद आना, तो मैं बोलूंगा साहब एक काम करो, आप मेरे से 2,000 रुपए लो, आप तुरंत कागज बना के दो। वो तुरंत 2,000 रुपए लेगा, तुरंत कागज बना के दे देगा, तो ये क्या है, ये आखिर भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी को बढ़ावा है कि नहीं। पुलिस के पास जाओगे, कुछ भी काम होगा, पुलिस को पैसे दे रिश्वत दे दोगे, वो काम आपको करनी। इससे क्या होता है, समाज में नैतिकता का पतन होता है। अब उसको जिम्मेदारी से काम करना था, जिस काम के लिए सरकार उसको वेतन दे रही है, उसके लिए वो अलग से आपके पैसा, तो नैतिकता का पतन। उसके बाद है समाज में गैर कानूनी गतिविधियां और अपराध में वृद्धि हो जाएगी, सही बात है। अब काला धन कमाए ही आपराधिक गतिविधियों से जाता है,
तो ये वाली कानून, आप कानून व्यवस्था पूरी खराब हो जाएगी। उसके बाद है राजनीतिक स्थिरता को खतरा। अब देखिए आपको मैं बताऊं, राजनीतिक स्थिरता को खतरा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि राजनीति में जितना भी धन यूज होता है आपके चुनाव वगैरह लड़ने में, ये सब काला धन यूज होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी आपका वो आपका चुनाव आयोग है, वो जितना भी लिमिट रखता है ना, कि जैसे लोकसभा का मेंबर है तो वो 70 लाख खर्च कर सकता है, वो लोकसभा में मतलब राज्य एमएलए है तो 35 लाख खर्च, ये जो लिमिट लगा रखा है इतने में वो जीत ही ना पाए। आपको मालूम है, चुनाव जीतते हैं तो वो शराब दारू ये सब बांटी जाती है, खूब पैसे दिए जाते हैं, वोट बैंक वोट खरीदे जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये काला धन ही तो है। तो वही बता रहा है कि राजनीति में स्थिरता को खतरा आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई पार्टी है, वो अच्छी पार्टी अच्छा काम कर रही थी, अब कोई से वोट खरीद लिया सारा और खुद बन गया। अब बताइए कितनी राजनीतिक, कितनी अराजकता आ जाएगी, कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी। कोई मतलब कि वोट खरीद करके कोई बनेगा, फिर वो वोट खरीद करके बनेगा तो क्या विकास का काम करेगा? आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। तो वही बता रहा है कि राजनीतिक स्थिरता को खतरा फलता वैध रूप से कार्य करने वाले लोगों का मनोबल। अब जो सही तरीके से कार्य कर रही थी पिछली सरकार, वो उनका मनोबल डूब जाएगा कि हम अच्छा काम कर रहे थे, हमको वोट नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये वाली राजनीति को समाज पर प्रभाव है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा और बचा है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, यह है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने हेतु प्रयास। अब देखिए हमने दुष्परिणाम देखे, ठीक है। अब दुष्परिणाम को रोकने के लिए सरकार कोई ना कोई तो प्रयास करेगी। तो सरकार ने ना बहुत प्रयास किए हैं, ठीक है। एक लाइन से मैं आपको गिराने लगूंगा ना तो बहुत पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। पूरा आपको एक जब से क्या ना, जब से मोदी जी आए, तो जब मोदी जी आए ही थे 2014, तो उन्होंने बोला था कि हम स्विस बैंक से सारा पैसा ले आएंगे, सारा काला धन काम खत्म कर देंगे। ये स्टेटमेंट शायद आपको याद है। तो उन्होंने फिर काम भी बहुत किया, मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पहले ना दो स्तर पे ये प्रयास जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वैश्विक समस्या है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रण करने के लिए प्रयास है, तो एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं और राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए, ठीक है। तो पहले हम अंतरराष्ट्रीय प्रयास सारे सारे देख लेते हैं, फिर हम राष्ट्रीय प्रयास सारे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रयास की बात करें तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय, अब आपके एग्जाम है तो एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय प्रयास से सिर्फ नाम बस आने हैं, तो इसलिए आपको इसका सिर्फ नाम बस ध्यान से रखना है, बाकी और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अब अगर अंतरराष्ट्रीय तो देखिए, 1988 में बैंकिंग नियमों पर एक बेसल कमेटी की स्थापना की गई। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बेसल कमेटी का संबंध बैंकिंग के लिए 1988 में, ठीक है, इतना ही आपकी एग्जाम। 1989 में वित्तीय कार्यवाही दल, जिसको हम लोग फाइनेंशियल एक्शन एक्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, याद होगा, जो पाकिस्तान के ऊपर ये मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह रोकता। आतंक क्या है ना, ये आप आतंकवादी, क्योंकि आतंकवाद में जितना पैसा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंतर्गत ना दो सूची, एक ब्लैक सूची होती है, एक ग्रे सूची होती है, ठीक है ना। तो ये आपका 1900 G7 कंट्री द्वारा ये आपका बनाया गया था, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बताया था कि फ्रांस में है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद 1995 में वित्तीय खुफिया इकाई, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट बनाई गई थी, जो ये देखता था कि किस किस माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, ठीक है। फिर 1997 में ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग जारी किया गया। उसके अलावा कई यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन है, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन कई सारे, जैसे 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग अन्वेषण हेतु उसने इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्थापित किया, ठीक है। उसके अलावा देखें तो एशिया पैसिफिक ग्रुप 1997 में बनाया गया। फिर 2004 में यूरेशियन ग्रुप बनाया, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद 2016 में भारत का मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में विभिन्न देशों के साथ समझौता किया गया। अब देखिए 2016 में समझौता को मोदी जी आ चुके हैं, ठीक है ना। अभी मैं राष्ट्रीय प्रयास में उनके सारे स्टेप बताऊंगा। तो 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई देशों के साथ समझौता हुआ, ठीक है। उसके बाद 2017, देखो 2017 क्या होता है ना, देखिए एक होता है देश की अर्थव्यवस्था, आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था क्या है। एक होती है वैश्विक अर्थव्यवस्था। आपको जैसे एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि जैसे अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया पूरे विश्व पे, अर्थव्यवस्था सारी, सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। क्यों चरमरा गई? क्योंकि आज क्या है, इंटीग्रेटेड अर्थव्यवस्था, एक सारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है और वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर किसी भी जो वैश्विक व्यवस्था, जितने भी देशों से जो सारी अर्थव्यवस्था के देशों से मिल करके जो वैश्विक व्यवस्था है, अगर एक देश की अर्थव्यवस्था या उसका कोई बैंकिंग प्रणाली डाउन होता है या उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, तो इफेक्ट सारे अर्थव्यवस्थाओं में होता है। तो होता क्या था कि इस ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक वाली जो पॉलिसी थी, उसकी स्विस बैंक की पॉलिसी आपको मालूम है कि सबके काला धन स्विस बैंक,
स्विस बैंक की कई पॉलिसी, उसने बोला कि हमारे यहाँ जो पैसा जमा करेगा हम उसका सोर्स नहीं पूछेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट बहुत कम लेंगे। तो ये क्या होता है, ये अपने इन्वेस्टमेंट, तो ये हुआ तो 2017 में क्या हुआ कि भारत और अन्य देशों के दबाव पर स्विट्जरलैंड द्वारा अपनी बैंकिंग गोपनीयता संबंधी कानून पे संशोधन किया गया। और इसके ना कई सारे, मैं आपको जो स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक है उसके कई सारे प्रावधान है। जैसे तो वो पहले तो बोलता है कि जो भी हमारे यहाँ पैसा जमा करेगा हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम पैसा कहाँ से लाए। उसके बाद वो टैक्स बहुत कम लेगा। उसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारे मतलब कि जिस भी व्यक्ति का अकाउंट मतलब स्विस बैंक में है उसकी सूचना हम किसी को नहीं देंगे, गोपनीय रखेंगे। मतलब अगर कोई भारतीय स्विस बैंक में अपना पैसा रखा है ना, तो कितना पैसा रखा है, उसका अकाउंट है भी कि नहीं है, स्विट्जरलैंड सरकार कभी भारत सरकार से नहीं बताएगी। ये उसकी पॉलिसी में थी, पूरी गोपनीयता रखेगी। लेकिन जब बहुत देशों का दबाव आया, क्योंकि इसके कारण सरकार की को टैक्स नहीं मिल पाता, सरकार को राजस्व का नुकसान होता था, तो फिर स्विट्जरलैंड ने अपनी गोपनीयता संबंधी कानून में थोड़ा बहुत संशोधन किए। ये थे आपके, मतलब ये आपके स्टेप थे। इस स्टेप के तहत आपके अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए। अब मैं थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट, जैसे बेसल इम्पोर्टेंट है, फिर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है, यूएनओ का कन्वेंशन इम्पोर्टेंट है, तो ये इनको मैं थोड़ा सा डिटेल करके बता दूं, ठीक है। अब जैसे 1988 में जो बैंकिंग नियमों पर बेसल समिति बनाई गई, वो चार सिद्धांतों पर उसने चार सिद्धांत जारी किए। उसने क्या बोला बेसल समिति ने, कि जितनी भी बैंकें हैं वो अपने केवाईसी करें। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर के बारे में जानो, ठीक है ना। आप जैसे, जब आप अपने कस्टमर के बारे में जानते हैं, जब आप अपने अकाउंट में खुलवाते हो, तो वो पूछता है कि भैया आप करते क्या हुआ, आपकी बैंक की लिमिट कितनी होगी, कितना पैसा आप तक आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है, आप समझ रहे हैं ना। तो उसने केवाईसी पर जोर दिया। उसने बोला कानून का अनुपालन कर, जितने भी बैंकिंग रेगुलेशन हो। उसके बाद कथन का अनुपालन कर। कथन का मतलब होता है कि आपको जैसे ना, बैंक जब ग्राहक, कथन का मतलब जब आप देखते हो कि जब ग्राहक अपने अकाउंट खुलवाता है ना, तो बैंक वाले बोलते हैं आप गारंटर लाओ, गारंटर लाओ। तो ये गारंटर एक तरह से वो ये जानते हैं कि कहीं ये जो ग्राहक ये धोखेबाज टाइप का तो नहीं है, कोई गलत काम कर रहा, तो ये इस तरह का गारंटर हो जाता है। तो ये ग्राहक धोखा ना दे, इसलिए कि ये कथन करना। उसके बाद है कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ सहयोग। जैसे कानून का अब जैसे ये आपको मालूम है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई सारे संस्थाएं हैं, जैसे आपको मालूम है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निर्देशालय हो गया, सीबीआई काम करती है। तो इनके साथ सहयोग करना, तो इस पर ये बल दिया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जा सके। ये बेसिस समिति की रिपोर्ट थी, ठीक है। उसके बाद 1989 में ये आपका वित्तीय कार्यवाही दल, जिसको हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं, वो भी ये कार्य, ये इसने भी मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका था। G7 देशों द्वारा स्थापित, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तीय स्रोत को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोको तो आतंकवाद को पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये दो तरह की सूची निकालता है, एक ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि जब कोई भी देश में ये पता चल जाता है एफएटीएफ को कि ये देश अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करवा रही है और आतंकवाद को पोषित कर रही है, तो वो सबसे पहले ग्रे लिस्ट में उसको डाल देगी, जैसे पाकिस्तान, ठीक है। फिर वो उसको वार्निंग देगी और वो उसको बोलेगी कि आप इन इन बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दें। फिर उसको समय देती है, 2 महीने 6 महीने का, जितना भी समय देती है। अगर उस समय तक उसने अगर अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने, आतंकवाद को कम करने के लिए स्टेप उठा लिया, तो ठीक है, फिर हम उसको ग्रे सूची से बाहर कर सकते हैं। अगर थोड़ा स्टेप उठाया लेकिन संतुष्ट नहीं, तो ग्रे सूची में। और अगर उसने कुछ भी स्टेप नहीं उठाया, तो फिर वो आपको ब्लैक सूची में जब कोई भी देश चला जाता है, तो G7 कंट्रीज जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट है वो पूरा निकाल लेती, मतलब एक तरह से वो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाती है, ठीक है। ये 36 सदस्य, और जून 2010 में भारत इसका सदस्य बना था। तो ये हो गया आपके एफएटीएफ। उसके बाद है 1995 में वित्तीय खुफिया एफआई, ये है आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर वैश्विक वैश्विक स्तर पर होने वाले जो डाउटफुल ट्रांजैक्शन होते उनकी सूचनाओं का संवहन करना और परस्पर आदान उसकी सूचना। तो मतलब वैश्विक स्तर पर जितने भी जैसे बैंक, अब भाई जितना भी लेन देन होता है वो बैंक के थ्रू होता है, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर भी। तो अगर किसी बैंक को लगता है कि इसका जो ट्रांजेक्शन है ये डाउटफुल है, पूरे नियमों के तहत नहीं है, तो ये फिर इसकी जांच आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट करती है। तो वो फिर ये सूचना का आदान प्रदान कर देती है बैंकों के द्वारा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। फिर 1997 में ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग आई। ये किसके द्वारा, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। ये ड्रग्स, ये मतलब जो आपका ड्रग तस्करी होता है ना, उसके खिलाफ ही आपका चालू किया गया था, ठीक है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के सारे ही आपकी जितने ड्रग्स तस्करी होती है, ठीक है।
उसके बाद कुछ प्रमुख यूएन कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन है, नाम जान लीजिए, आपको इसका नाम पता होना चाहिए और सन पता होना चाहिए कब का, यही एग्जाम में आप पूछेगा, बाकी डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हो गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स ड्रग्स, मतलब ड्रग्स तस्करी 1988। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के लिए 1999। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध के लिए 2000 बना था कन्वेंशन। उसके बाद यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के लिए 2003 में बना, मतलब भ्रष्टाचार सब, मतलब देखिए पहला नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स के लिए यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन, और ये है मानव तस्करी इलिसिट ट्रैफिकिंग, टेरर आतंकवाद के लिए कन्वेंशन है, और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कन्वेंशन और करप्शन के लिए कन्वेंशन, और ये सबका संधि दिया हुआ है। तो ये प्रमुख यूएन कन्वेंशन होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास है वो आपका 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग अन्वेषण हेतु इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा स्थापित किया था। ठीक। अगला जो आपका एशिया पैसिफिक ग्रुप 1997, ये क्या है, फाइनेंशियल एक्शन, जैसे जिस प्रकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करती है G7 कंट्री द्वारा, उसी तरह है, उसी की तर्ज पे बना है। तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तर्ज पर आतंकवाद की वित्तीय स्रोत और धन शोधन पर नियंत्रण करने हेतु ये एक क्षेत्रीय संस्था है। ठीक है। एशिया ये कहाँ काम करती है, ये एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में काम करती है। ठीक है। और जो आपकी FATF है वो पूरे ग्लोब में। चलिए आगे है 2004 में यूरेशियन ग्रुप बना, ये भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरह क्षेत्रीय है, ये यूरेशिया में काम करती है, यूरोप और एशिया में काम करती है। उसके बाद 2016 में भारत का मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में विभिन्न देशों के साथ समझौता हुआ। अब देखिए किस किस देशों के साथ समझौता हुआ। ठीक है। हमने मॉरिशस, भारत मॉरिशस समझौता हुआ और भारत सिंगापुर समझौता हुआ। ठीक है। अब हुआ क्या, अब आप बोलोगे कि भैया आपने मॉरिशस और सिंगापुर के साथ ही समझौता क्यों किया, आपने और देशों के साथ समझौता क्यों नहीं किया। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हमारे देश में जितना भी FDI आता है, सबसे ज्यादा उनमें से सबसे ज्यादा FDI मॉरिशस और सिंगापुर से आता है। और FDI ही तो मैंने आपको बताया था, FDI क्या है, ये हवाला के द्वारा पैसा भेजा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमने मॉरिशस और सिंगापुर के साथ समझौता किया। तो हमने समझौते में क्या किया, जो मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ना, उसको छूट समाप्त कर दी कि भैया ठीक है, मॉरिशस सरकार भी ले, सिंगापुर सरकार भी टैक्स ले, भारत सरकार भी टैक्स लेगी। तो उसके द्वारा डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर छूट जो थी उसको समाप्त कर दिया, अर्थात व्यक्ति को अपनी इनकम पर वहां भी टैक्स देना पड़ेगा और भारत में भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वो बताया 2017 में भारत और अन्य देशों के दबाव पर स्विट्जरलैंड ने अपनी बैंकिंग गोपनीयता संबंधित कानून में संशोधन किया। तो वो बोलता है कि जिससे क्या हो, स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में काला धन जमा करने वालों की जांच में सहयोग संभव हो सके, और साथ ही स्विस बैंक द्वारा 2018 के बाद अपने बैंकों में खोले गए सभी खाते और निवेशकों के बारे में सूचना साझा करेगी। मतलब अब पहले नहीं करती थी, लेकिन अब स्विस बैंक में जितने भी अकाउंट खोले जाएंगे और कितना पैसा है, सारी सूचनाओं को वो उस देश के साथ साझा करेगी। ये 2017 के बाद उसने अपने बैंकिंग कानून में संशोधन करके प्रावधान किया। ठीक है। चलिए अब देखिए इतने सारे जो मैंने अभी तक जो मैंने आपके यहाँ पे आपको ये इंटरनेशनल जो आपको अंतरराष्ट्रीय प्रयास मैंने बताया था, ये सब यहाँ पे लिखे हुए मैंने सबको डिटेल किया है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अंतरराष्ट्रीय प्रयास समझ में आ गया। थोड़ा हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए, पर ये आज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये पूरा इंटरनेट सिक्योरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा और, तो चलिए अब हम राष्ट्रीय प्रयास देख लेते हैं, हालांकि हमारा राष्ट्रीय प्रयास ही अंतिम है, इसके बाद वो टॉपिक राष्ट्रीय प्रयास देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रयास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट तब से भी हो गए जैसे विजय माल्या और नीरज मोदी जैसे लोग भारत का पैसा लेकर जब विदेश भाग, अब भारत में पैसा कमाए, उन्होंने भारतीय बैंकों से लोन लिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हवाला के माध्यम से ब्रिटेन वगैरह में पैसा ले गए, और उसके बाद फिर जब जब इनसे वसूली करने के लिए बैंक गए, तब ये देश छोड़ के भाग गए। अब कहानी चल रही है, तो इसीलिए फिर 10,000 करोड़ 40,000 करोड़ खूब पैसा लेके भाग गए। तो ये सरकार ने इन सबको रोकने के लिए कई राष्ट्रीय प्रयास किए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको सबका वो बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम एक एक करके, जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रयास का हम डिटेल किए थे वैसे ही सारे राष्ट्रीय प्रयास का डिटेल करके। और राष्ट्रीय प्रयास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रयास के लिए बहुत राष्ट्रीय प्रयास के लिए अब जैसे जो पुराने राष्ट्रीय प्रयास है, जैसे बहुत सारे, ये स्लाइड भी पूरी राष्ट्रीय प्रयास की है, ये वाली स्लाइड भी राष्ट्रीय प्रयास की, और ये वाली स्लाइड भी राष्ट्रीय प्रयास की, 3 स्लाइड पूरी राष्ट्रीय प्रयास की है। लेकिन जो पुराने वाले राष्ट्रीय प्रयास है उसको हम डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पुराने हैं, वो अब खत्म हो गए हैं, वो इफेक्टिव नहीं रह गए। लेकिन जो नए बने हैं मोदी सरकार के आने के बाद, वो सारे हम उसको सबको डिटेल करेंगे, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय प्रयास में, आपको मालूम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी इसको कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, ये 1956 में गठित हुआ। इसका मुख्य काम ही है मनी लॉन्ड्रिंग,
लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका फेरा कानून आया था 1973, ये इसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 1973 बना, तो इन सबको कुछ डिटेल नहीं करना है। 1985 में जैसे सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन हुआ। 1985 में आपको मालूम है एनडीपीएस एक्ट बनाए थे, याद करो एनडीपीएस एक्ट, ये ड्रग्स तस्करी के लिए, ये नशीले पदार्थों की तस्करी निरोध रोकने के लिए अधिनियम है, जिसको हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बोलते हैं, 1985, ठीक है। उसके बाद 1988 में बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम आया ना 1988 में ये, और ये मैं आपको बताऊंगा 2016 में भी इसको नया बनाया, तो ये वाला निषेध करके 2016 वाला आया, तो 2016 वाले का हम पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बेनामी मतलब पूछेगा बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम पहली बार कब बना, तो पहली बार 2000 आपका 2000 कहते हैं, पहली बार 1988 में बना था। और ये आपका ये देखिए बेनामी अधिनियम जो आपका है ये अभी नया वाला भी बना हुआ है, ठीक है। ये बेनामी अधिनियम, ये बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 2016 का भी है, ठीक है। तो 16 वाला पढ़ेंगे, ये वाला नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये भी करप्शन रोकने की तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, तो ये भी रोकने के लिए कुछ। फिर उसके बाद जैसे ये आपका फेरा आया था ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसी तरह ये 1973 का है। उसी तरह 1999 में हमने फेमा लाया, फेमा। अफीमा को वही है यहाँ पे रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट कर दो, फॉरेंसिक मैनेजमेंट एक्ट 1999। उसके बाद है स्पेशल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमने एक एक्ट ही बना दिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का 2003, तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा देखो, 2003 वाला ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाला टॉपिक, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट ही ना पढ़ो तो फिर पढ़ोगे क्या, ठीक है। तो इसको हम डिटेल करेंगे, बाकी इन सब में हम किसी को डिटेल नहीं करेंगे, किसी को डिटेल करने की जरूरत नहीं है। एक ये बस आपका, इसको हम लोग ये इसको हम लोग पमला बोलते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2003, ये हम इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख ले, ये राष्ट्रीय सारे प्रयास ही चल रहे हैं। अब आगे 2004 में सेबी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेबी के अंतर्गत पंजीकृत मध्यस्थ जितने भी बिचौलिए हैं को निवेशकों के बारे में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य कर दिया गया। तो मतलब ये है कि आपको मालूम है कि सेबी क्या करती है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, और स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब वो इन्वेस्टमेंट वैध धन का है कि अवैध धन का है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये जितने भी आपके जो जो भी कंपनियां काम, इसको बिचौलिया कंपनी कहती हैं, जो जो ग्राहक से पैसा उठा करके स्टॉक मार्केट में लगाती हैं, ये बिचौलिया कहलाते हैं, मध्यस्थता कर। तो ये कह दिया गया कि आप मध्यस्थता में अगर कोई भी ग्राहक आपके पास आता है और ये कहता है कि आप मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओ, तो आप उस ग्राहक का केवाईसी करवाएंगे, उसकी पूरी जानकारी अपने पास रखेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि ये काला धन नहीं डाला है। नहीं तो अगर काला धन अर्थव्यवस्था में डाल दिया तो कितना आसान हो जाएगा आपका काला धन को सफेद करना, है ना। तो ये बोल दिया गया कि जितने भी मध्यस्थता है वो अपने निवेशकों के बारे में रिपोर्टिंग करना उनको अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद 2013 में आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर जारी किया, जिसमें बैंकों को अपने ग्राहकों के बारे में जानना, उनकी सूचना अपडेट करने का निर्देश। तो ये भी आपको मालूम है, सारी जानकारी बैंकों के पास आपके पास आपकी होती है, ठीक है। फिर 2015 में काला धन अघोषित विदेशी आय और संपत्ति तथा कर ऋण अधिनियम 2015 लागू, जिसमें विदेश में संपत्ति को सरकार का पता नहीं है। तो ये क्या ना, इसमें ये था कि जैसे कोई आपको मालूम है कि कई राजनेता और कई बड़े लोग होते हैं जो विदेशों में संपत्ति खरीद ले। अब वो विदेशों में संपत्ति, अब उन्होंने हवाला के माध्यम से भाई विदेश पैसा ले गए, अब विदेश में पैसा लेकर के अपने नाम संपत्ति कर लिया। अब कोई अब विदेश में कुछ काम करेंगे भाई, सरकार को कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। तो सरकार को पता नहीं चला। अब भाई अब आप वहां पे आपकी संपत्ति, अब आप बताओ कि किसी भारतीय की अगर विदेश में संपत्ति है और अगर उस पर सरकार टैक्स नहीं ली, तो सरकार तो एक्शन लेगी ना। ये तो एक तरह से ऐसा हुआ ना कि आप आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था से छुपा रहे हैं। तो इस पर एक अधिनियम 2015 को लागू किया गया था। तो इसको देखिए, जो भी अधिनियम 2015 के बाद बनेंगे उन सबको मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ तक जो ये इसके पहले तक डिटेल करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बाद के सबके मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये 2015 का काला धन अघोषित विदेशी आय और संपत्ति तथा कर अधिरोपण अधिनियम 2015 लागू, जिसमें विदेश में संपत्ति का सरकार को पता नहीं था, ठीक है, इसलिए उसने यह अधिनियम। तो इसको डिटेल पढ़ेंगे, अभी हमने इसको डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद है फरवरी 2016 को केंद्र सरकार द्वारा देश के भीतर काला धन की निकासी हेतु काला धन क्षमा है, ये काला धन क्षमा योजना, काला धन क्षमा योजना लाई है। मतलब कि इसमें ये सरकार ने बोला कि कोई बात नहीं, इसके मैं अभी डिटेल करूंगा कि अगर काला धन देश के अंदर है और अगर आपने काला धन किसी गलत तरीके से बताया तो कोई बात नहीं, आप मत बताना किस तरह। अब है तो सरकार की भी तो मजबूरी है कि काला धन को अर्थव्यवस्था में लाए, नहीं तो इसका विकास नहीं रुक जाएगा, सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा।
तब उसकी भी मजबूरी है कि वो चाहती है कि भाई काला धन जितना भी वो सरकार के नजर में आ जाए, अर्थव्यवस्था में आ जाए, सफेद हो जाए। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जितना भी काला धन आप रखते हो वो फिर अभी मैं बताऊंगा अभी डिटेल करके, तो आप कोई नहीं, आप इतना टैक्स दे दो, हम आपका काला धन सफेद कर देंगे, और साथ में आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से लाए हो, कमाए हो। ठीक है। उसके बाद है बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 2016 लाया, जिसको हम अभी डिटेल करेंगे। ठीक है। उसके बाद है रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। एक्चुअली क्या होता था, हमारे देश में ना काला धन का सबसे अच्छा प्रयोग किया जाता था रियल इस्टेट में। इसमें क्या होता है ना, रियल इस्टेट में आपको मालूम है कि रियल इस्टेट में जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन है, आपने जमीन खरीद, जब आपने जमीन खरीदा, तो आपने जब जमीन खरीदा तो मान लीजिए आपके पास कोई जमीन, जब आप जमीन खरीदे, मान लीजिए आपने 1 करोड़ की आपको रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट का मतलब है कंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है ना। तो रियल इस्टेट में जब कोई काम करता है, तो मान लीजिए कि कोई जमीन खरीदेगा, तो मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ की जमीन खरीदा, तो इतना बड़ा अगर ट्रांजेक्शन करता है तो वो सरकार की नजर में आ जाता है। ठीक है ना। तो सरकार उसको पकड़ लेती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई रियल एस्टेट का बिजनेसमैन है, उसके पास जमीन पहले से है, ठीक है ना, अब उसने वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन जब वो करवाएगा तो वो छोटे छोटे अमाउंट में पैसा खर्च करता है, कि ईंट ले आया तो उसको दे दिया, रॉड ले आया तो उसको दे दिया, सीमेंट ले आया तो उसको दे दिया, मजदूरों को दे रहा है छोटे छोटे अकाउंट में 10-10 20-20 हजार। तो इस तरह में क्या हुआ ना, उसका सारा काला धन छोटे छोटे, अब भाई क्या होता है, जब बड़ी मात्रा में कहीं पैसा जाता है ना, तब सरकार की नजर में आता है कि भाई इतना पैसा ये आया कहाँ से कि जा रहा है। लेकिन अगर छोटे छोटे अकाउंट पे, छोटे छोटे अमाउंट में जा रहा है, तो सरकार भी नहीं पकड़ पाती, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी जटिल अर्थव्यवस्था, बहुत बड़ी है, तो सरकार के नजर में नहीं आता। तो इसके लिए हम सरकार की नजर में पकड़ने के लिए रियल एस्टेट का रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 लाया गया। ठीक है। उसके बाद है 8 नवंबर 2016 को सरकार ने नोटबंदी कर दी। ठीक है। उसके बाद आगे 2017 में आयकर संशोधन अधिनियम लाया। उसके बाद है अगस्त 2017 में 2 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर करने वाले ज्वेलर्स है ना, उनको भी ये आपका मामला प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत तय दिया। और 19 मई 2023 को 2000 की नोट बंद कर दी, क्योंकि काला धन रखने का सबसे अच्छा ही तरीका था कि 2000 किलो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई काला धन अपने जेब में भर के ले जा रहा है 10-10 की गड्डी, भैया 1 लाख तक में उसकी 10 गड्डी एक झोला भर जाएगा, आप समझ गए। और वहीं 1 लाख रुपए वो 2-2 हजार की नोट लेके जा रहा है, तो 50 में 50 जेब में तो पता भी नहीं चलेगा कि वो बंदा 1 लाख रुपए काला धन अपने जेब में रखा। तो हमने बड़ी नोटों को इसलिए बंद कर दिया, 2000 की नोट बंद करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, तो फिर जब कैश रहेगा ही नहीं, तो काला धन का सवाल ही नहीं। ठीक है। तो हम इसको भी डिटेल कर लेंगे, ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है, इसको भी थोड़ा डिटेल कर लेंगे, इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, और ये भी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो जितना 2016 की बात आया, तो मेरे ख्याल से ये जो 3 स्लाइड है, ये राष्ट्रीय प्रयास की है, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा डिटेल करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो शुरू करता हूँ। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2003। ठीक है। अब इसको डिटेल करते हैं, इसके प्रावधान देखते हैं कि क्या क्या। अब आपको देखिए सीधे प्रावधान ही पढ़ने हैं, और सीधे मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। यहाँ से थोड़ा ये एरिया है जो क्राइटेरिया आपके क्वेश्चन के आ सकते हैं। ठीक है। तो जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2003 है, वो क्या बोलता है, तो ये कहता है कि धन को छुपाया, अधिग्रहण किया, कब्जा किया, धन का आपराधिक कार्यों में प्रयोग किया या हवाला किया, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है। तो ये बता दिया, अगर आपने धन छुपाया है, कहीं से अधिग्रहण किया है, कब्जा कर लिया, किसी से आपराधिक गतिविधियों से कमाया, या आपने हवाला के माध्यम से कमाया, सब मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है। उसके बाद बोलता है मनी लॉन्ड्रिंग चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, सब अपराध शामिल होगा। मतलब कि आप जैसे मेरा पैसा, अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग करके अगर काले धन को सफेद करूंगा, तो मैं भी अपराधी हूँ। और अगर मेरा ही काला धन कोई सफेद, कोई मान लीजिए कि हवाला एजेंट करेगा, तो वो भी अपराधी है। आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना अपराध कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद अब जैसे वो दुकानदार वाला मैंने आपको एग्जाम्पल, अगर दुकानदार भी मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे हैं हवाला के, तो वो भी अपराधी है। ठीक है। ये उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध हेतु 10 साल की सजा, और जो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जो भी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में काला धन सफेद हो रहा था, उस पैसे को भी जब्त कर लेंगे। उसके बाद है निर्णय एवं नियामक प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण का गठन। ठीक है। उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच हेतु विशेष न्यायालय प्राधिकरण का गठन। उसके बाद है सीमा पार के जटिल स्वरूप वाले आतंकवाद तथा आतंक देखो सीमा पार के जटिल स्वरूप वाले तथा आतंकवाद के विश्व पोषण वाले जो अपराधियों हैं, उससे निपटने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया। तो ये आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान। उसके अलावा है कि अब ये 2003 का है। इसके पहले अब ये प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी, अब ईडी का गठन
56 में होता है। तो ईडी ये बोलता है कि प्रवर्तन निदेशालय को इसी के माध्यम से सशक्त किया गया और पुलिस द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद जांच करने का प्रावधान दिया गया। ठीक है, उसके मतलब अगर पुलिस को भी पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है तो वो भी मामला दर्ज करके जांच कर सकती है, ये नहीं कि ईडी तक ही मामला जाए। ठीक है ना। उसके बाद है प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना जरूरी कर लिया गया और भुगतान प्रणाली जैसे मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, संचालकों के रेगुलेशन का भी प्रावधान कर लिया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई, ये आपका था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब अगला देख लेते हैं, जो काला धन, अघोषित विदेशी आय संपत्ति तथा कर अधिरोपण अधिनियम की। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कोई राजनेता, कोई बॉलीवुड का कोई व्यक्ति है, अगर विदेशों में कोई संपत्ति खरीदेगा और सरकार को नहीं पता चलेगा तो वो संपत्ति काला धन है, क्योंकि सरकार ने उस पर टैक्स लिया ही नहीं, सरकार की नजर में है ही नहीं, तो वो काला धन है। तो वो पहले तो क्या करेगी, उस काला धन पे कब्जा करेगी, उसके बाद उसमें कर अधिरोपण करेगी और उसके बाद फिर उसको वैधता की मान्यता देगी। ठीक है ना। तो चलिए इस सब के बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या बोलता है कि काला धन अघोषित विदेशी आय, आपने घोष बताया नहीं सरकार को आके, आपने विदेश में आय कमाया, आपने विदेश में पैसा कमाया, आपने बताया नहीं। जैसे बताया ना कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के, यूएसए का ए नाम का व्यक्ति है और इंडिया के बी नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए बेचता है, तो वो जो हवाला के माध्यम से मेरा, अगर हवाला के माध्यम से ना भेज करके वो वहीं पे ही कुछ खरीद लेता, मतलब एक तरह से अपना फ्लैट वगैरह खरीद लेता, तो वो जो संपत्ति बन गई थी वो आपकी अघोषित संपत्ति कहलाती। ठीक है ना। तो और उस पर कर दो, तो देखिए, अगर किसी किसी के पास विदेश में अघोषित संपत्ति, अघोषित संपत्ति मतलब जो संपत्ति सरकार की नजर में नहीं, सरकार पे आपने उस संपत्ति पर टैक्स नहीं दी, ठीक है, तो उसे 90 दिन के अनुपालन थी, मतलब 90 दिन के भीतर। और अब ये कहना, देखो 2015 में तो एक्ट आया, ठीक है ना, तो जब से लागू हुआ तब से बोल रहा है कि अगर किसी किसी की व्यक्ति के पास विदेश में कोई संपत्ति है, अगर वो अघोषित है, तो वो 90 दिन के भीतर, अब वो 90 दिन का समय क्या बोलता है, 1 जुलाई 2015 से 30 सितंबर 2000, तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और पूरा सितंबर, 3 महीने का समय देगा, के दौरान वो उस संपत्ति की घोषणा कर दे। अगर वो अपना संपत्ति सरकार को बता देगा, ठीक है, तो अगर 100% संपत्ति है तो सरकार क्या करेगी, 30% टैक्स लेगी। कैसे लेगी, उसके ऊपर 30% का तो कर ले लेगी, क्योंकि वो तो इंडिया में ही लेती है, और 30% उस पर जुर्माना लगा देंगे कि आपने अघोषित को किया है। तो 60% की दर से कर लेकर के वो फिर आपको वैध कर देगी, वो एक तरह से सफेद कर देगा। ठीक है ना, आपकी संपत्ति। ठीक है। और बोलता है कि अगर आपने 30 दिसंबर के पहले हमको नहीं बताया, और अब आप नहीं बता रहे, मतलब आप छुपा रहे हैं, और अगर 30 दिसंबर की बाद अवधि के बाद हमें कभी पता चल गया, पकड़ में आ गया किसी भी तरह, तो हम उस 120% जुर्माना लगाएंगे और 10 साल की सजा। मतलब अगर आपने 100% की संपत्ति, मान लो 10 करोड़ की संपत्ति आपने अमेरिका में खरीदी है, तो 20% वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी, तो मतलब कि इससे तो अच्छा बेच ही दो फिर समझ गए ना। तो 20% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा और साथ में 10 साल की जुर्माना वाली करना, तो ये प्रावधान है आपका अघोषित संपत्ति अधिनियम का हो गया। उसके बाद है फरवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा देश के भीतर में काला धन, अब जैसे आपने विदेश, अपने जो भाई विदेश में काला धन था, आपने उसकी तो व्यवस्था कर दी, ठीक है, अघोषित संपत्ति के रूप में था, स्विस बैंक में जो भी पता था वो आपने चीज कर दिया। ठीक है, स्विस बैंक का पैसा भी वो विदेशी आय वाले में आ जाए। ठीक है, अब देश के बाहर का तो आपने काला धन, ठीक है, उसके लिए अब देश के अंदर में जो काला धन, उसका भी तो प्रावधान करो, उसका प्रावधान यहाँ पे करेंगे कि फरवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा देश के भीतर के काले धन की निकासी हेतु काले धन क्षमा योजना, काला धन क्षमा योजना आपका प्रारंभ की गई। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि इसमें सरकार ने क्या 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 प्रावधान किया है, तो अब इसमें अगर हम देखें कि इसमें सरकार के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। ठीक है, अब अगर इसके हम प्रावधानों की बात करें तो क्या बोलता है, अब ये फरवरी 2016 को लॉन्च की गई, तो ये बोलता है कि 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016, मतलब कि पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, मतलब 4 महीने का साथ टाइम दे रहा है ये। तो 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 की अवधि में अगर देश के भीतर काला धन या अघोषित संपत्ति, मतलब देश में भी आप कोई संपत्ति है खरीद ली है आपने, उसको सरकार के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना, रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो उस पर 45% का कर लेकर के हम उसको फिर वाइट कर देंगे। मतलब वो क्या करेगा, 30% टैक्स ले लेगा उस संपत्ति पर। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास देश के अंदर है, भारतीय है, उसके पास 1 करोड़ रुपए काला धन है, तो कोई बात नहीं, आपके पास काला धन है, आप इस 1 जून से 30 सितंबर के बीच में आओ, हम क्या करेंगे, तो उस काले धन पे 1 करोड़ पर 30% टैक्स लगा देंगे, तो 30 लाख वो ले लिए, उसके बाद 7.5% कृषि कल्याण अधिभार लगा देंगे और 7.5% जुर्माना, मतलब टोटल आपसे 45% ले लेंगे। 1 करोड़ का 45 लाख सरकार लेगी और 55 लाख रुपए आपको दे देगी, तो आप और हम, और उसके साथ ये भी बोलता है कि हम ये नहीं पूछेंगे कि आप
यहाँ कमाए कहाँ से, तो हम आपको इसीलिए इतने छूट, इसलिए इतना ज्यादा टैक्स जुर्माना इसीलिए तो लगा रहे हैं, हम नहीं पूछेंगे। और 55 लाख रुपए आपका 1 करोड़ लेके आए थे, 45 लाख रुपए सरकार ले लेगी, 55 लाख रुपए आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, ये कहता है। और अगर ये कहते हैं कि आप 30 सितंबर के बाद आए, 30 सितंबर के बाद अगर हमको पता चला, तो हम वही जो प्रावधान विदेश वाले में लगा वही 120% का जुर्माना लगाएंगे और 10 साल की सजा का प्रावधान, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद आपको ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम। अब बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम क्या होता है दोस्तों, कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो कोई संपत्ति खरीदते हैं और अपने नाम वो संपत्ति नहीं खरीदते, किसी अपने नौकर चाकर के नाम, कुत्ता बिल्ली के नाम खरीद ले, मतलब अपने नाम नहीं करते, या किसी के जानवरों के नाम खरीद लेते, तो ये कहलाती है बेनामी। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी, अब उसके घर के नौकर के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और उसकी वेतन 20,000 रुपए है, 30,000 50,000 वेतन है, तो फिर पता चलेगा ना कि भाई ये इतना पैसा आया कहाँ से। अब वो तो प्रॉपर्टी उसके नाम से खरीद के उसकी तरफ से वो करवा दी, तो ये कहलाता है बेनामी संपत्ति। तो बेनामी लेन देन निषेध करने के लिए, तो ये देखिए, इसका ये लिखा ना, इसका सर्वप्रथम एक्ट 1988 में पारित किया गया था, ये 2016 में नया आया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके तहत सरकार क्या करती है, ठीक है। तो ये बोलता है कि केंद्र सरकार द्वारा बेनामी संपत्ति को जब्त करने और उस पर अधिकार करने का प्रावधान है, कि मतलब अगर केंद्र सरकार को पता चल गया कि बेनामी संपत्ति कहीं है, तो वो जब्त कर लेगी और अधिकार कर लेगी, और इसमें फिर आप फोटो भी मिल जाता है। उसके बाद ये बोलती है कि बेनामी लेन देन वालों पर अभियोजन आप उसमें प्रोसीजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है, और ये कहता है कि 3 से 7 वर्ष तक की कैद है, और साथ में संपत्ति का जो बाजार मूल्य है, मतलब जितने की संपत्ति उसका 25% जुर्माना लेंगे, ये दोनों भी ले सकते हैं। मतलब आपको 3 से 7 साल की सजा भी देंगे, और आपका जितना भी आपने बेनामी संपत्ति खरीदी उसका 25% जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बेनामी संपत्ति पर अगर गलत सूचना देने पर संपत्ति, अगर आपने बेनामी संपत्ति अपने उस पर गलत सोचा, तो हम 10% का जुर्माना लगा देंगे, ठीक है। तो ये प्रावधान आपके इस संविधान के। अब अगला देख लेते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट। या मैंने आपको बताया था, रियल एस्टेट मतलब कंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है, उसमें ब्लैक मनी को डालने का काम रुक गया, मतलब इसमें ब्लैक मनी आप यूज नहीं कर सकते, फिर ये इसके लिए प्रावधान, ठीक है। अब आयकर संशोधन अधिनियम 2017, इसको देख लेते हैं। ये आयकर वाला क्या बोलता है कि व्यक्ति द्वारा अपनी अघोषित आय, अब क्या होता है ना, ये क्या होता है कि कई लोग जो होते हैं खूब कमाते हैं, लेकिन सरकार को नहीं बताते, ये किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि देखो, आप सरकार स्केल लगाती है कि इस एक लिमिट लगाती है, जैसे 15 लाख हो, उससे ज्यादा आप अगर कमाओगे तो भाई उसके सब प्रोग्रेसिव टैक्स हमारे यहाँ लगता है कि धीरे धीरे टैक्स बढ़ता जाता है, ठीक है। जो जितना ज्यादा कमाएगा उस, मतलब सरकार अमीरों से ज्यादा टैक्स लेती है, ठीक है ना। जो जितना ज्यादा कमाता जाएगा और टैक्स का मात्रा बढ़ता जाता है, तो वो इसके लिए था कि इसमें संशोधन किया। तो ये क्या होता है कि व्यक्ति द्वारा अपनी अघोषित, अब उसने भाई मान लीजिए 50 लाख रुपए महीना कमाया, उसने दिखा रहा है सरकार को कि भैया हम 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, 30 लाख रुपए वो, अब 30 लाख रुपए वो दिखाया नहीं सरकार, तो वो उसका काला धन हो गया, ठीक है ना। तो वो उसी पर प्रावधान करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, इनकम के पर उनका ये आयकर लिखा है, आयकर मतलब इनकम होता है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स। तो ये हो गया क्योंकि व्यक्ति द्वारा अपनी अघोषित आय की घोषणा करने पर, अघोषित आय जिसको नहीं कहता, अगर वो घोषणा करता है, एवं अगर घोषणा करता है, तो अगर हम जुर्माना के रूप में उसे 50% ले लेंगे, और अगर ऐसा नहीं करता तो हम 85% टैक्स लगाएंगे। कि मतलब कोई व्यक्ति ज्यादा कमा रहा था, वो नहीं बताया, तो ठीक है आप बता दो, हम 50% जुर्माना, जो भी समझो, कर और जुर्माना दोनों मिला के 50% लगा देंगे। अगर नहीं बताओगे और ये कहीं इनकम टैक्स वाले पकड़े या सरकार को पकड़ में आया, तो वो 85% जुर्माना लेगी, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि घोषणा करने वाले को अपनी कुल जमा राशि का 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना में लगाना होगा, और 4 वर्ष तक आप इसे निकाल नहीं सकते, मतलब एक तरह से प्रोग्रेसिव पार्टी है। उसके बाद बोलता है कि अगर व्यक्ति अपनी अघोषित आय का स्रोत नहीं बताना चाहता, तो वह उससे कुल कुल आय, अघोषित आय का 60% टैक्स और 15% सरचार्ज और 3% उपकर देना होगा, मतलब ये एक लिमिट लगा रखा है, तो ये है अगर आप अघोषित आय, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ ही दोस्तों, जो आपका ये मैंने राष्ट्रीय प्रयास आपको बताया, ये आपका जो राष्ट्रीय प्रयास, ये वाला जो राष्ट्रीय प्रयास था, जिसके प्रावधान थे, जिसको हमको डिटेल करना था, इन सब डिटेल के साथ ही मैंने आपको ये डिटेल बता दिया, ठीक है। आप देखिए, आपको मालूम है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है, राष्ट्रीय समस्या भी है। अब इन सब के बावजूद भी ये मनी लॉन्ड्रिंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। अभी इन ये खत्म ना होने का कारण है
कि इसको इसके समक्ष कुछ चुनौतियां आ रही है, सरकार कानून बनाती है फिर भी लोग लूप होल ढूंढ करके उसका फायदा उठा लेते हैं। तो उससे उससे बचने के लिए सरकार के सामने कई जो समक्ष मनी मतलब भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के समक्ष जो जो चुनौतियां हैं, या इसको हम लोग बाधा भी बोल सकते हैं, तो वो बाधाओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सरकारी नियामक एवं बैंक की जटिलता। सही है, सरकारी नियम इतने कठिन है, इतने कठिन, इतने बड़े हो जाते हैं कि लोग लूप होल छोड़ करके अपना टैक्स बचा लेते हैं। बैंकिंग व्यवस्था भी बहुत जटिल। उसके बाद है विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु शेयर बाजार में गैर संस्थागत निवेश जो आपका एफपीआई होता है, ठीक है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो विदेशी निवेश अब जो बाहर का है ना, उनको आकर्षित करने हेतु शेयर बाजार में जो आपका एफपीआई, आपका गैर संस्थागत विदेशी निवेश को संबंधित सेबी के नियमों में ढिलाई और अन्य प्रतिबंधों को हटाया जाना। मतलब कुल मिला के क्या है ना, अब जो सेबी है, सेबी चाहती है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट खूब आएगा, अर्थव्यवस्था की साइज बढ़ेगी, तो वो नियम को लूज कर देती है, नियम सरल कर देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में डाले। ठीक है, तो इसके कारण होती है अब वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा को काला धन डाल देते हैं। उसके बाद है बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवाईसी को उल्लंघन। अब क्या है ना, कई सारे बैंक है वो केवाईसी नहीं करते हैं, काला धन अपने फायदे के लिए, कुछ बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो कुछ पैसा रिश्वत खा लेते हैं, उनका केवाईसी नहीं करते, काला धन को सफेद कर देते हैं। तो इस तरह फिर है तकनीकी विकास विशेष हेतु साइबर टेक्नोलॉजी में तीव्र विकास। अब साइबर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इस विकास के अनुरूप कानून, लेकिन साइबर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कई कई साइबर अपराध कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार आपके कानून में कमी है, कानून इसके अनुरूप नहीं है। उसके बाद है डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट, जो आपको मैंने बताया उसका विस्तार कर रहे हैं भाई। मतलब कि जिसको नहीं कहते कि हम चाहते हैं, जैसे हमारा देश बहुत बड़ा जनसंख्या है, डायस्पोरा विदेशों में खूब है, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रेमिटेंस बहुत ज्यादा है। रेमिटेंस का मतलब होता है विदेशों में कमाया जाने वाला धन जब वो भारत में आता है, तो हम रेमिटेंस जब चाहते हैं तो हम कई देशों के साथ हम टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि दो जगह वो टैक्स ना देंगे तो वो फिर बाहर जाएंगे, प्रोत्साहित होंगे बाहर जाके कमाने में, तो सरकार को रेमिटेंस मिलेगा। ठीक है, तो और अब विस्तार तो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का विस्तार कर रहे हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज और इन देशों की बैंकिंग गोपनीयता संबंधित विशेष कानून है। ठीक है, तो और हम तो विस्तार भी करते हैं साथ में, जैसे अमेरिका है तो वहाँ के अपने विशेष कानून है जो कि इनको हमारे यहाँ काला धन के लिए प्रेरित करती है। तो ये हो गया। उसके बाद है तस्करी, अवैध व्यापार और भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है काले धन से, जिससे क्या होता है, काला धन में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद है भारत जैसे विकासशील देशों में जागरूकता की कमी है। अब क्या है, गरीब देश है तो सब अवैध रूप से पैसा, और जागरूकता भी कमी है, लोगों को कानून के बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपका ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और इट्स प्रिवेंशन, धन शोधन और उसे रोकने का मैंने बता दिया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे प्रयास के द्वारा रोके जाते हैं, ये मैंने करवा दिया। और इसी के साथ ही आपका जो मेंस का इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक होता है वो फिनिश होता है। मतलब कि लगभग मैंने ये 13 वीडियो है, 13 वीडियो में आज की वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई, और इसके साथ ही आपका ये इंटरनेशनल या इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो, हालांकि मैंने पूरी ताकत लगाई है आपको समझाने के लिए, कई पहलुओं को बार बार दोहराए हैं और बहुत डीप बताने की कोशिश की, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप इसी वीडियो को डबल स्पीड करके एक बार दो बार और देख सकते हैं, तो आपको फिर दोबारा भी समझ में आए। क्योंकि देखिए क्या है, ये इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, ये पूरी तरह नया टॉपिक है। आपने कभी स्कूल कॉलेजों में ये नहीं पढ़ा होगा, लगभग नहीं पढ़ा होगा। कुछ पढ़ भी सकते हैं जो उसका स्ट्रीम जुड़ा होगा, लेकिन लगभग लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में टफ लगे। लेकिन मैंने पूरी प्रयास किया है आपको समझाने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में पूरी तरह सफल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।